ठीक है, महक बताइए पहले टॉपिक के बारे में। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, बताइए। इसका इंट्रोडक्शन सर मैंने कृतज्ञता से स्टार्ट किया कि कोई भी चीज है, अगर कृतज्ञता हम किसी के लिए प्रकट करेंगे तो वो सबसे पहले हमें समाज से जोड़ेगा। अगर हम किसी के लिए भी, सामने वाले को किसी को भी शुक्रिया करते हैं या किसी को अपने किसी कार्य के लिए आभार प्रकट करते हैं तो वो हमें उससे जोड़ता है। फिर उसके बाद सामाजिक उससे मतलब सामाजिकता से कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई भी है, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो उस रोटी को बनाने में कितने लोगों का हाथ है। जैसे मान लो अगर किसान है, उसने गेहूं का उत्पादन किया, फिर उसके बाद रोटी बनने में कितने लोगों ने अपना एक रोल प्ले किया। तो पूरे जितने लोग इस चीज में आए तो उसका सबका आभार प्रकट करना चाहिए। किसान है। ठीक है, बताइए। अगर सर कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भी, अब मान लो उसके लिए कोई कुछ कर रहा है और वो उसको कृतज्ञता नहीं कर रहा किसी भी कार्य के लिए, तो वो इंसान ना कुछ भी नहीं सीख सकता, मतलब अपने जीवन में कुछ नहीं सीख सकता। उसके अंदर अगर अहंकार है या मैं की भावना है कि जो कुछ भी किया है मैंने अपने दम पे किया है या अपने उसमें किया है, तो वो इंसान नई चीजें नहीं सीख पाएगा। बस एक अहम उसके अंदर रह जाएगा। तो यानी ये कृतज्ञता है वो इंसान को एक नैतिक रूप से एक अच्छा इंसान या और आगे चीजें सीखने में मदद करती है, ताकि वो अपने नैतिक गुणों का विकास कर पाता है, जिसके कारण फिर सर इसका जो इम्पैक्ट है वो समाज पे पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी इंसान है, अगर वो किसी का भी थैंकफुल होता है तो सबसे पहले वो समाज में तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता ही है। साथ के साथ फिर जो उसके साथ रहने वाले उसका भी उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आगे से वो लिखा है गुप में, जैसे आसमान है पृथ्वी का पानी में, जैसे महक तुम्हारा आवाज अटक रहा है, महक आवाज अटक रहा अभी है। आया सर से? हाँ अभी आ रहा। अभी हाँ आ रहा है। जैसे आसमान की कृतक है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का कृतक है किसान, कृतक हूँ मैं जैसे सब अध्याय कृतक है नदी के प्रति, नए जीवन के लिए बादल का आभारी हूँ नन्ना बिरवा। तो ये सर बीच में मेन बॉडी में डाला हुआ है। इसके बाद सर मैंने इसकी एंडिंग सर इसके स्वयं पर रिजल्ट क्या पड़ेगा। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भी काम के लिए सामने वाले के लिए वो है तो वो अपना तो विकास करेगा, साथ ही अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त करेगा। अच्छा ठीक है। और कौन, नगीना बताइए। ठीक है सर। सबसे पहले हम कृतज्ञता को जानेंगे। कृतज्ञता क्या होती है? कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है, जो न केवल दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करता है बल्कि हमारे दृष्टिकोण और मानसिकता को भी सकारात्मक बनाता है। हर्ष क्या है? हर्ष कृतज्ञता का पूरक है। जैसे हर्ष अर्थ हृदय की प्रसन्नता कृतज्ञता की सबसे सरल और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जब हम किसी के उपकार या सहायता के प्रति धन्यवाद अनुभव करते हैं तो हमारा हृदय आनंदित होता है और वही आनंद ही हर्ष है। कृतज्ञता का भाव दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करने और उसके योगदान को स्वीकार करने की भावना है। जबकि हर्ष, जब व्यक्ति कृतज्ञता प्रकट करता है तो उसके भीतर एक संतोष और सुख होती है। जैसे यदि कोई शिक्षक हमें कठिन विषय के बारे में समझाने में सहायता करता है तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो एक उनके हमारे भीतर का जो संतोष होता है, दोनों ही हर्ष का प्रतीक होते हैं। कृतज्ञता और हर्ष से जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और यह दोनों पक्षों के बीच के संबंधों को भी मजबूत करता है। अनुसंधानों के अनुसार कृतज्ञता व्यक्त करने और हर्षित रहने से मानसिक तनाव कम होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है।
हर्ष या कृतज्ञता व्यक्ति को ईश्वर या प्रकृति के प्रति जुड़ाव का अनुभव कराता है। जैसे महात्मा गांधी जी का जीवन कृतज्ञता और हर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अनुयायियों और विरोधियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया और सदा आनंदित रहे। ऐसे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने शिक्षकों और माता पिता के प्रति उनकी कृतज्ञता और उनके जीवन में हर्ष का प्रदर्शन प्रेरणादायक रहा है। भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता और हर्ष का विशेष महत्व रहा है, जैसे गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांति जैसे त्योहार। और साथ ही साथ भारतीय लोक कथाओं में राजा और प्रजा के बीच का हर्ष और कृतज्ञता का संबंध बार बार वर्णित होता है। और व्यक्तिगत अनुभव पर देखें तो जब कोई सहपाठी या मित्र कठिन समय में हमारा साथ देता है तो हम उनके प्रति कृतज्ञता के हर्ष का अनुभव करते हैं। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक आने पर माता पिता का आभार व्यक्त करने से उनकी आंखों में जो खुशी के आंसू झलकते हैं वह हर्ष का प्रमाण है। इसके साथ ही सहकर्मियों की मदद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य क्षेत्र में हर्ष का माहौल बनता है। पारिवारिक और मित्रता में कृतज्ञता हर्ष का आधार। तुम्हारी आवाज अटक कैसे रही है? ठीक है, आवाज कैसे अटक रही है तुम्हारी? मेरा ना मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो गया है, वो हॉटस्पॉट चल रहा है कनेक्ट करके। अच्छा ठीक है, और कुछ बोलोगे आप? और तो सर हर्ष और कृतज्ञता मानव जीवन के वे गुण होते हैं जो न केवल व्यक्ति विकास में सहायक होते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को कृतज्ञता का, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर उत्पन्न होता है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, इसे अपनाने से जीवन अधिक सुखद और संतुलित बनता है। ठीक है, चलो हाँ आ रही है। कौन? काजल, तुम कुछ बोलोगे? काजल? सर मैंने अभी तैयार नहीं किया ये टॉपिक। ठीक है, अमित तुम कुछ बोलोगे? अमित? जी सर, बता रहा हूँ सर। बताइए। कृतज्ञता वह मूल्यवान गुण है जो मानव जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाता है। यह न केवल दूसरों के प्रति हमारी आभार व्यक्त करने की भावना को दर्शाता है बल्कि हमारी दृष्टिकोण और सोच को भी सकारात्मक बनाता है। हर कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप वह स्थिति है जब हमारा हृदय पूरी तरह से आभार और विनम्रता से भर जाता है। इस निबंध में हम कृतज्ञता के विभिन्न आयामों, इसके महत्व और इसे जीवन में अपनाने के सर्वोत्तम रूपों पर विचार करेंगे। कृतज्ञता का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता का अर्थ और महत्व क्या है? कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ होता है आभार या धन्यवाद की भावना। यह न केवल किसी के द्वारा किए गए उपकार के लिए होती है बल्कि जीवन में प्राप्त हर छोटी बड़ी चीज के प्रति आभार प्रकट करने की भावना है। यह हमारे मनोविज्ञान, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। कृतज्ञता है ना सर, इसको आसान भाषा में बताएं तो जैसे कि हमें कुछ किसी की वजह से जीवन में छोटी मोटी खुशियां प्राप्त होती हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की खुशी हो, तो वो हमारा मन एकदम कृतज्ञता से भर जाता है, यानी कि आभार व्यक्त करने की स्थिति में आ जाता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। यह हमें नकारात्मक से बचाकर सकारात्मक की ओर ले जाता है। साथ ही कृतज्ञता से हमारी संबंध मजबूत होते हैं क्योंकि यह दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रकट करते हैं। कृतज्ञता का सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। कृतज्ञता का सामाजिक पहलू यह है कि यह मानव संबंधों को मजबूती प्रदान करती है। जब हम किसी की सहायता, दया या सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो यह न केवल हमारे अंदर खुशी और संतोष का संरचना करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। समाज में कृतज्ञता की भावना का प्रचलन शांति, सहयोग और सामंजस्य का वातावरण तैयार
करता है कि समाज में होता है ना सर कि कृतज्ञता कृतज्ञता के पहलू से देखा जाए तो समाज की एक जिम्मेवारी होती है कि समाज में शांति, सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने की, जिससे कि क्या होता है कि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को यही चीज वो लोग सीख पाते हैं, जिससे कि कृतज्ञता एक सामाजिक रूप से हमारे जीवन से जुड़ जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कृतज्ञता ईश्वर या प्रकृति के प्रति हमारी विनम्रता और समर्पण को दर्शाती है। जब हम जीवन की प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं तो यह हमारे मन में शांति और स्थिरता लाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि संतोष और कृतज्ञता से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कृतज्ञता के अभाव के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? कृतज्ञता का अभाव हमें स्वार्थी और असंतोषी बना सकता है। जो लोग जीवन में आभार व्यक्त नहीं करते वे अक्सर दूसरों के साथ अपने संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसे लोग अपनी उपलब्धियों को भी अपर्याप्त मानते हैं और हमेशा जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। इसके विपरीत आभार की भावना से भरपूर व्यक्ति हर व्यक्ति में अपनी खुशी और संतोष बनाए रखता है। यह गुण उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी सहायक होता है। कृतज्ञता के सर्वोत्तम रूप। हर कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप तब देखने को मिलता है जब यह निस्वार्थ और स्वाभाविक होता है। इसे निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। कृतज्ञता को समझने के लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता कैसी होती है, परिवार और मित्रों के प्रति कृतज्ञता कैसी होनी चाहिए, और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता कैसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति आभार कैसा होना चाहिए, सामाजिक सहयोग के प्रति आभार कैसा होना चाहिए, इन पहलुओं को देख लेते हैं। तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता कैसी होनी चाहिए? ईश्वर ने हमें जीवन और उसकी विविधताएं प्रदान की है। उनके प्रति कृतज्ञ होना न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि यह हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। परिवार और मित्रों के प्रति कृतज्ञता कैसी होती है? हमारे माता पिता, शिक्षक और मित्र जीवन में हमारा साथ देते हैं। उनके प्रति आभार व्यक्त करना उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। जल, वायु, भोजन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बिना हमारा जीवन असंभव है। इनके संरक्षण और सम्मान के माध्यम से हम अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। स्वास्थ्य और जीवन के प्रति आभार कैसा है? जीवन की अनिश्चितता के बीच स्वस्थ और सुरक्षित होना सबसे बड़ी उपहार है। इसे समझकर आभार व्यक्त करना आत्मिक संतोष का स्रोत बनता है। सामाजिक सहयोग के प्रति आभार। हमारा समाज और इसके लोग हमारी सफलता और विकास में योगदान करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता होना हमारे जिम्मेदार नागरिक को बनाता है। कृतज्ञता को जीवन में अपनाने के उपाय क्या क्या हैं? एक तो दैनिक आभार सूची भी बनाना, जिसमें कि हर दिन के अंत में उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके विचारों को सकारात्मक बनाएगा एवं आपके संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। समाज में आभार व्यक्त करना। व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित रूप में अपने भाव प्रकट करें। यह दूसरे को आपके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और सहायता करना। अपने संसाधनों और समय का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करें। यह कृतज्ञता की भावना का एक व्यवहारिक रूप है। विनम्रता और संतोष को अपनाना। विनम्र और संतुष्ट रहना कृतज्ञता को जीवन का हिस्सा बनाता है। और इसका अंत में निष्कर्ष यह है कि हर कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप तब प्रकट होता है जब हम इसे अपनी जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाती है। चाहे वह ईश्वर के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या समाज और प्रकृति के प्रति हो। कृतज्ञता हमें जीवन की वास्तविक मूल्यों को समझने और उनका सम्मान करने में मदद करती है। इसलिए कृतज्ञता को अपनाएं और इसे अपने कर्मों और विचारों में प्रदर्शित करें। यह जीवन का सरल सार है और यही हर कृतज्ञता का सर्वोत्तम स्वरूप है। हो गया सर। ठीक है। तरुणम बताइए। सर बता रहे 1 मिनट बाहर चले जाए। ठीक है, ठीक।
बोलो तो ना। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। तो सर इसको एक कोटेशन से शुरू करेंगे। जो हर्ष है वो जीवन का वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटाकर हमें कृतज्ञता का एहसास दिलाता है। फिर हर्ष को हम एक सकारात्मक भाव से देख सकते हैं जो हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करता है और हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। फिर यह कृतज्ञता का सबसे सरल रूप है क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति आभार प्रकट करते हैं ना तो वह स्वतः हमारे अंदर मतलब हर्ष का संचार करता है। फिर जो हर्ष है इसको आधुनिक और मतलब आधुनिक तौर पर देखें कि आधुनिक और तेजी से बदलते हुए युग में हम जहाँ तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिकवाद का बोलबाला है और वहाँ हर्ष और कृतज्ञता का महत्व और अधिक बढ़ गया है। फिर यहाँ केवल एक भावना नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक माध्यम भी है। फिर जो हर्ष है और कृतज्ञता है इसके आपस में जो संबंध है वो क्या हो सकते हैं। तो मतलब इसमें हर्ष और कृतज्ञता जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। और जब हम जीवन में सर जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं ना तो हमारे अंदर मतलब हर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो हाँ, फिर उसके बाद सर इसका उदाहरण के तौर पर देखें कि जब एक किसान जो है वो अपनी मेहनत से मतलब उगाई गई फसल को देखकर जब मुस्कुराता है तो यह उसकी कृतज्ञता का ही प्रतिफल है। फिर इसी प्रकार जब हम एक मतलब बच्चा है ना तो वो अपने माता पिता के स्नेह और देखभाल के प्रति आभारी होता है। तो यह उसे खुशियां प्रदान करता है। स्नेह के तौर पे अपनी माँ को देखता है। फिर इसको जो हर्ष को है ना तो इसको व्यक्तिगत जीवन में हर्ष का क्या महत्व हो सकता है इस तरह से देख सकते हैं। तो सकारात्मक सोच से इसको देखें तो हर्ष जो है वो हमारे मन में सकारात्मकता का संचार करता है। तो जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेते हैं ना तब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक भी हो जाता है। और फिर इसको जब हम लोग को तनाव मुक्त जीवन मतलब होता है ना तो तनाव मुक्त जीवन में जब हर्ष और कृतज्ञता तनाव को कम करने में सहायक होता है सर। और इसको उदाहरण से देखें कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम कृतज्ञता की भावना अपनाते हैं तो वह हमें आश्वान बनाए रखता है। और इसको हम समाज और राष्ट्र के तौर पर देखें तो मतलब समाज और राष्ट्र के विकास में हर्ष को देखें तो हर्ष न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब व्यक्ति जो है तो अपने देश और सांस्कृतिक और समाज के प्रति आभार प्रकट करता है तो वह समाज के कल्याण में योगदान देने के लिए प्रेरित होता है। और इसको सर हम उदाहरण दें तो इसमें एक सैनिक जब अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ता है तो उसके अंदर अपने देश के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। फिर तो उसे साहस और हर्ष प्रदान होता है उसके अंदर। फिर इसको हम आधुनिक तौर पे देखें तो हर्ष को तो मतलब आज के जो वैश्विक और तकनीकी युग में जहाँ लोग अपने कार्य और निजी जीवन में संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना तो वहाँ पर हर्ष और कृतज्ञता का महत्व और भी बढ़ गया है। फिर इसको हम कार्यस्थल पर रोजमर्रा की जिंदगी में हर्ष को देखें तो जैसे कि आजकल कंपनियां है ना तो वो अपने कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान देती हैं। जैसे कि इसको उदाहरण देंगे जैसे कि गूगल है ना तो गूगल जैसी कंपनियां कर्मचारियों को संतुष्ट रखने और उनके हर्ष को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करती हैं।
और इसको सर हर्ष को हम तकनीकी युग में ले जाकर देखें तो इसको सोशल मीडिया जैसे है, सोशल मीडिया और तकनीकी ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, पर लेकिन यह अवसाद और अकेलापन का कारण भी बन गया है। ऐसे में यदि हम तकनीकी का सकारात्मक उपयोग करते हुए दूसरे के प्रति आभार प्रकट करें तो यह हमारे अंदर हर्ष का बढ़ सकता है, मतलब हर्ष बढ़ सकता है, खुशी। फिर इसको सर मतलब ये जो भारत और हर्ष और इसका मतलब हर्ष का भारत के साथ जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है, उसको देखें तो भारत एक ऐसा देश है ना तो जिसकी सांस्कृतिक और परंपराओं और इसमें हर्ष और कृतज्ञता का गहरा नाता है। फिर जैसे कि हमारे भारत में त्योहार जैसे कि दीपावली है, होली है, ईद है और सामूहिक रूप से हर्ष मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। और जैसे कि इसको करंट में जोड़ेगी, जैसे अमेरिका में सर अभी इस टाइम पर वहाँ पे हैप्पीनेस डे हो रहे हैं, तो हमारे देश में हैप्पीनेस तो हर साल मतलब हर त्योहार के तौर पे मना लेते हैं, इतनी डाइवर्सिटी है और वहाँ पे इतनी जरूरत पड़ गई है कि लोगों को मतलब आर्थिक चीजों से मतलब नहीं, उनको हैप्पीनेस की जरूरत हो गई है। तो फिर इसके अलावा जैसे हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद थे ना, ऐसे व्यक्तियों ने भी कृतज्ञता सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। सर जैसे महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी ने मतलब इन व्यक्तियों ने भी कृतज्ञता और हर्ष के महत्व को समझाया है। और अब इसको उदाहरण मतलब देकर लिखे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जिस परिस्थिति में हैं उसके लिए आभारी रहें क्योंकि वह आपको और मजबूत बनाएगी। जैसे कि उन्होंने अपने देश को मतलब आजादी दिलाने में इतनी प्रॉब्लम झेली, पर अपनी मतलब जिस परिस्थिति में थे उन्होंने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ जो कृतज्ञता की भावना ही थी, उन्होंने जैसे गांधी जी को हर परिस्थिति में मतलब हर्षित बनाए रखा। और फिर इसको जो है वर्तमान तौर पर देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो हर्ष और कृतज्ञता की जो चुनौतियां क्या हो सकती हैं, तो उसमें लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो लोग हैं ना वो भौतिक सुख सुविधाओं की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, लेकिन जिससे वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना भूल जाते हैं, फिर इसके अलावा जैसे कि जलवायु परिवर्तन में देखें तो जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियां भी लोगों के हर्ष को प्रभावित करती हैं, मतलब कर रही हैं। और फिर जैसे कि लेकिन इसके बावजूद यदि हम जीवन के प्रति कृतज्ञता को अपनाएं तो यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान कर सकता है। और इसके उदाहरण जैसे कि अक्सर इसको हम उदाहरण दे सकते हैं ना इस पे, जैसे कोविड-19 आया था ना, तो कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने अपने स्वास्थ्य परिवार के साथ समय बिताने के महत्व को समझा था उस टाइम। और इसी संकट ने हमें यह सिखाया था कि छोटे छोटे पलों में कैसे खुशी ढूंढी जा सकती है। और इसके बाद इसको लास्ट में लिखेंगे कि निष्कर्ष में एक कृतज्ञता वह बीज है जो हर्ष का वृक्ष बनाकर हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। और इसके बाद सर लास्ट में लिख सकते हैं कि आज के समय में हमारी जो पूरी दुनिया है ना वो एक जटिल दौर से गुजर रही है और हर्ष और कृतज्ञता का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। जैसे कि जलवायु संकट हो या तकनीकी दबाव हो या छोटी मोटी प्रॉब्लम हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो, और जैसे कि मतलब हम जीवन के प्रति कृतज्ञता की भावना रखते या हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि हमारे जीवन को भी आनंदमय बनाएगा। और तो जैसे कि हम सब लोग जीवन के हर पल में हर्ष और कृतज्ञता को आत्मसात करें, तो दूसरों के साथ साझा करें, तो यह हमारी समृद्धि और विकास की सच्ची कुंजी होगी। बस सर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बचा है बताने को? नागिना अमित हो गया, चलो ठीक है। नूरी तुम बताओगी? सर मैंने अभी रेडी नहीं किया इस टॉपिक। कब रेडी करोगी फिर? तो अगले जन्म में अगले जन्म में खुश होगी क्या तुम? चलो ठीक है, जैसे सब लोगों ने बताया, हर्ष पहली बात तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं आए तो भाई इसको तोड़ो। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। पहले तो इसमें यस या नो का पार्ट बनेगा, कितना परसेंटेज यस या नो, ठीक है। पहली बात हर्ष क्या होता है? जो ही मतलब एक आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कृतज्ञता क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। जैसे मान लो कि आपकी
किसी ने हेल्प की तो आप उसके प्रति कृतज्ञ हो कि हाँ सम्मानजनक रूप से आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो। तो ये बता रहा है कि हर्ष जो है कृतज्ञता का सरलतम रूप है। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे आपने या मान लो कि आपने कुछ कार्य किया, ठीक है, समाज आपके प्रति कृतज्ञ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बस अगर हर्ष उसमें अगर अपनी खुशी ढूंढते हो आप, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो हल्की सी मुस्कान अगर देता है, तो जैसे माता पिता होता है, जैसे बोला जाता है कि पेरेंट्स वालों की फादर ही होता है, वो दिन भर कमा के आता है, तो अगर वो अपने बच्चे का जाके, अब देखो किसके लिए कमा रहा है, अपनी फैमिली के लिए कमा रहा है, ठीक है, वहीं अगर वो जब वो दिन भर मेहनत करके जाता है, थक जाता है आदमी, परंतु जब वो बच्चे के अपने चेहरे पे मुस्कुराहट देखता है तो उसकी सारी थकावट जो है दूर हो जाती है। तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि भाई अगर आपको कृतज्ञता दर्शानी है तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप उसी में ही खुशी ढूंढो। जैसे बहुत बार क्या होता है कि लोग मतलब थोड़ा गलत तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, कोई मदद कर रहा है उसको उस तरीके से ले लेते हैं, या फिर जो होता है जैसे मतलब दान दक्षिणा की जाती है तो उसको एकदम स्वाभिमान का हिस्सा मान के अहम उसमें घमंड आ जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें यह है कि सिंपलेस्ट फॉर्म यही है कि हर्ष जो है मतलब आप खुशी से किसी को ग्रेटिट्यूड जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, वही सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें फिर सब लोगों ने एग्जांपल दिए, इसमें जैसे महात्मा बुद्ध का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, वो वाली स्टोरी। जैसे महात्मा बुद्ध जब अंगुलीमाल आता है, ठीक है, तो उसको मारने के लिए, तो महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध हंसते हैं ओनली, तो उसको आश्चर्यचकित होता है कि अंगुलीमाल को कि ये इसको क्या, मैं इसको मारने आया हूँ, ये हंस रहा है अभी भी, तो कुछ तो बात है। तो उससे पूछता है वो, आखिर आप क्यों हंस रहे हो, मैं तो आपको मारने आया हूँ। तो फिर वो बोलता है कि महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि ये आपकी गलती नहीं है, आप जिस कारणवश ये कर रहे हो ये उसका नहीं है। तो मतलब महात्मा बुद्ध फिर उसको बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये रास्ता नहीं है, तुम पता नहीं भटक गए हो, ये सब सारी चीज़ें। तो उसमें देखो कहाँ मतलब छोटा सा उन्होंने ओनली चेहरे पे मुस्कुराहट लाके वो सारी चीज़ थी, उसका जो अंगुलीमाल था वो फिर वो साधु बन जाता है। छोटी सी एक चीज़ हर्ष मतलब जो ही उसको मतलब खुशी के रूप में उसको प्रदर्शित करके, नहीं तो वही चीज़ अगर मान लो कि आप समाज के प्रति कुछ कर रहे हो, जैसे मान लो कि जैसे बिश्नोई समाज है, ठीक है, अगर वो समाज जैसे अपन उनके प्रति कृतज्ञ है कि भाई बिश्नोई समाज है, पर्यावरण का संरक्षण कर रहा है। अब एक तो चीज़ है कि अपन पोस्ट लगाए ये करें, नहीं, एक तरीका है भाई उसमें खुशी ढूंढे अपन, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। अब जिस मान लो कोई इन्वायरमेंट का संरक्षण के प्रति काम कर रहा है तो उसमें खुशी ढूंढना चाहिए अपने को। तो इसका मतलब यह है कि कृतज्ञता का बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, कोई जैसे मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे जलने लग जाते हैं ये क्यों कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। उल्टा आपको दूसरे के जो कार्य कर रहे हैं उसी में खुशी ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना सिंपल आप लिखने का प्रयास करोगे, जैसे मतलब छोटे बच्चे का एग्जांपल मैंने बोला, जितना सिंपल लिखो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा ये। कि भाई जो ही है सिंपलेस्ट फॉर्म द ग्रेटिट्यूड, आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो सबसे अच्छा जो तरीका है उसका मतलब खुशी पूर्वक, जैसे होता है ना कि निंदा नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड है या वाहवाही लूटना हुआ घमंड वाली वो बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो नया अगला टॉपिक, पर ये मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आगे फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। ठीक है, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। बताइए नगीना। नगीना महक, नगीना बताओगी तुम, बताइए। भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। सबसे पहले हम इस सेंटेंस में हम नए युग की नारी को समझेंगे कि नए युग की नारी क्या है। नए युग की नारी कुछ और नहीं बल्कि वह उन पुरातन परंपराओं का प्रतिकार है जिसने उसे वर्षों तक उपेक्षा के हाशिए पर किनारे पर रखा। नई स्त्री हर उन बेड़ियों को तोड़ने का साहस रखती है जिसने उसकी शारीरिक मानसिक स्वच्छंदता पर बंधन आरोपित किए। नई स्त्री हर वो काम करेगी जो उसकी मर्जी पर निर्भर है। वह उन सीमाओं और बंधनों को तोड़ देगी जो पुरुषों ने स्त्री होने के कारण उस पर लाद दिए हैं। वो शिक्षित होगी, वो कुशल होगी, वह रचनात्मक होगी और जगत की निर्मात्री भी होगी। वह अपनी भूमिका स्वयं तय करेगी और वह उन्मुक्त होगी, स्वच्छंद होगी, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर और वैचारिक तल पर भी। नई स्त्री
प्राचीन की सातत्य नहीं विलोम होगी, विचार की समन्वयक नहीं क्रांतिकारी परिवर्तन की वाहक होगी। वे बंधनों को कमजोर करने पर राजी नहीं, वह उन्हें तोड़ कर मानेगी। नई स्त्री की कल्पना में स्त्री अब तक की परंपरा में बिल्कुल अलग एक अलग ही प्राणी होगी। वह नए युग के नारी का परिप्रेक्ष्य, ठीक है। परिपूर्णता एक मेथड है। भारतीय समाज में नारी का स्थान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। आधुनिकता और शिक्षा के प्रभाव से नारी की भूमिका और अधिकारों में सुधार हुआ है। फिर भी यह नए युग की नारी की परिपूर्णता का विचार आज भी एक मिथक प्रतीत होता है। हालांकि इसका एक कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण उसकी पूर्ण स्वतंत्रता और समानता में कमी है। नए युग की नारी परिपूर्णता एक मिथक है। इसमें कौन कौन से अवरोधक है? सबसे पहला सामाजिक अवरोधक है पितृसत्तात्मक मानसिकता। भारतीय समाज में अब भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है, जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देती। ठीक है। महिलाओं के प्रति भेदभाव, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे सब प्रथाएं, है ना। घरेलू हिंसाएं सामाजिक अवरोध के रूप में, घूंघट प्रथा, जो उन्हें घूंघट प्रथा के साथ साथ कुछ ऐसे रीति रिवाज जो उन्हें सीमित रखते हैं। ठीक है, अभी भी सीमित है। आर्थिक अवरोध क्या है? आर्थिक कार्यस्थल पर वेतन असमानता, पुरुषों के मुकाबले उन्हें अभी भी कम वेतन दिया जाता है। काम और संतुलन का दोहरा दबाव, काम और परिवार का काम और परिवार के संतुलन का दोहरा दबाव। आर्थिक अवरोधक में कार्यस्थल पर उत्पीड़न, महिलाओं को बाहर जाने से भी रोकता है कि उत्पीड़न की घटनाएं आ रही होती है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी 9 के बराबर है ना। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता, इससे मातृ मृत्यु एनीमिया की समस्या बनी रहती है। शिक्षा के मामले में अभी भी बालिकाओं को पूर्वाग्रह नहीं भेजा जाता। इसके अलावा एक कोट है, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की वो परिणीता, निज घर बार बसाइए, लकड़ी सीली तबीयत हीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भरकर भात बसाइए। मतलब नारी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी उसने हासिल कर ली हो, उसने कोई मुकाम हासिल कर लिया हो, लेकिन उससे उम्मीद क्या करती है कि वो किचन में खाना बनाकर रखकर तब वो अपने काम के लिए निकले। जब वो तब अपनी काम को प्रायोरिटी दे। पहले उसको घर का देखना चाहिए, चूल्हा चौका देखना चाहिए। तो ये है इसमें, है ना। ठीक है, महक बताइए। महक सर एक बात बोलूं सर? सर ये ना एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रही है सर, अपने दिमाग से तो कुछ लगा नहीं रहे। सारी लाइन इस लड़की ने वही बोली है सर जो बुक में लिखी हुई है। कौन सी बुक से बोला है? सर A to Z दृष्टि वाली बुक से बोला है इसलिए। वही जो पढ़ूंगी वही बोलेंगे ना। सर अगर कॉपी क्या लिखा हुआ तो कॉपी क्या बोला है। ठीक है नगीना, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा लिया करो। चलो ठीक है। तो दिमाग में और आएगा कहाँ से? जो किताब में पढ़ेंगे आप, जो वही तो बोलेंगे, वही तो लिखेंगे आप। अरे यही तो बात है। आप नया तीसरी दुनिया से ले आएंगे, क्यों नहीं लाओगे? और नया कब आता है जब आप लिखने बैठते हैं। थोड़ा बहुत और जगह से भी रिसर्च किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, कोई नहीं। महक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। उन्होंने बोला, उसके अलावा कुछ बोलिए, बोलो। सबसे पहले सर इस टॉपिक की शुरुआत नई युग की नारी के उससे स्टार्ट करेंगे सर। नई युग की नारी वो है जो
पुरानी परंपराओं को तोड़ती है, जिसमें पुरानी परंपरा के अनुसार उसको किसी भी मतलब पुरुष से कम आंका जाता था, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। जिस हिसाब से उसको ताने दिए जाते थे कि ये काम तुम नहीं कर सकती, उन सब बंदिशों को तोड़कर जो अपने आप को प्रूव करती है सर, वो नई युग की नारी है। इसका मेन बॉडी सर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले नारीवाद का जो उदय हुआ था वो 20वीं शताब्दी में हुआ था, पश्चिम में हुआ था। वहाँ पे नारीवाद की सबसे पहले स्टार्टिंग हुई। उसके अनुसार वहाँ पे जो स्त्रियां हैं, वहाँ पे जो मतलब पश्चिम की जो स्त्रियां थी, मिलेट और फायरस्टोन जैसे लेखकों ने स्त्रियों के सशक्तिकरण पर बल दिया था। उन्होंने वहाँ पे गर्भपात, यौनिकता, बलात्कार, लैंगिक विभाजन इत्यादि पर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण स्त्रियों भारत से पहले बहुत आगे है। आज के समय में भी जो पश्चिम की स्त्रियां हैं वो भारत की स्त्रियों से आगे है। उन लोगों वहाँ की स्त्रियों के लिए सिगरेट पीना, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करना, छोटे कपड़े पहनना सब नॉर्मल बात है, लेकिन भारत की स्त्रियों के लिए ये सब नॉर्मल बात नहीं है। इसीलिए इसमें बोला गया कि भारत में नई युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। इसका रीजन सर ये है कि वहाँ पे पश्चिम में ये सब चीजें शुरू हो गई थी। उस टाइम पे भारत उपनिवेश बना हुआ था। जिस टाइम पे ये सारी चीजें हुई थी, उस टाइम पे भारत में केवल महिलाओं की साक्षरता दर केवल 10% थी। भारत में ये सारी चीजें बहुत पीछे से आई। उस भारत की महिलाओं की मानसिकता ये है, अगर वो कितना भी पढ़ ले लेकिन उनको अपने पति या अपने परिवार से ऊपर नहीं लाना चाहिए। पश्चिम की महिलाओं के लिए ये बात आसान है कि वो अपने बच्चे को किसी केयर टेकर को दे देंगे, उससे उसका पालन पोषण हो जाएगा। बट आज भी भारत अपने बच्चे को किसी और को नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें जो फीलिंग्स है अपने बच्चे को लेकर के या अपने परिवार को लेकर के वो कहीं ना कहीं जाता है। यानी किसी भी समाज में हम ये पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि भारत में जो स्त्रियां हैं वो नए युग की नहीं बोल सकते, हम पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे समाज के हमारे जो गुण है, सामाजिक सांस्कृतिक चीजें हमारे समाज पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। महक धीरे धीरे बोलो और आवाज तो नेटवर्क इश्यू हो रहा है। महक सर थोड़ा आराम से बोलने के लिए बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। महक धीरे धीरे बोलो, बुलेट ट्रेन की स्पीड से मत भागो। अभी सही आ रही है सर? हाँ बोलो बोलो, धीरे धीरे बोलो। फिर सर एक कोट लिखा है, इस बार स्त्री अपनी गाथा खुद लिखेगी, चाहे चीर हरण होने पर वह भरी सुबह प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं मांगेगी देवताओं से लज्जा की भी, वे टूटते बिखरते खुद खड़ी होंगी, इसके भीतर एक आग छुपी है साधो, वे दंत कथाओं के फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख में उठ खड़ी होंगी। यानी नई युग की नारी अपने अधिकारों को जानेगी, अपने अधिकार किस प्रकार से है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने कार्य है, अपनी जो भावनाएं हैं और जो समाज है उसको भी मर्यादा पूर्ण रखेंगी। जो भारत का समाज है, पश्चिम का समाज है, उसमें दिन रात का अंतर है। भारत का समाज हमेशा से अपने से प्रति आदर और इन सब का मान्यता को रखने वाला, इसलिए जो स्त्रियां हैं वो गुण को पहचानने के साथ साथ इन सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक है काजल, तुम कुछ बोलोगी? अब आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया, जो पढ़ता है वो दिमाग में आता है, और फिर मतलब क्या होता है कि जो अच्छी चीज होती है वहां से कोड ले लेना है, एक पैराग्राफ लेने का एक सब्जेक्ट बनता है। ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा बोल दे। मैंने और भी एक्स्ट्रा चीजें बोली थी। अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहस मत करो, ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। नूरी तुम कुछ बोलोगी? नो सर, मैं ठीक से प्रिपेयर कर लूंगी फिर बोलूंगी। नूरी तुम्हारे घर पे आके डंडा मारना पड़ेगा तुम्हें। अरे एटलीस्ट भाई ठीक है, तुम ये बताओ तुम नए युग की नारी हो या नहीं हो? हूँ सर। कैसे हो तुम नए युग की नारी, बताइए। जैसे कि हम लोग हैं। बताइए कैसे हो आप नए युग की नारी? पहले की लड़कियां थी, फोन नहीं चलाती थी, उनको इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, नेटफ्लिक्स नहीं देखती थी। ये नए युग की नारी है, शाबाश शाबाश तेरी। और बताइए, और क्या है नए युग की नारी? और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। और जैसे कि बाहर पढ़ने की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी, और बाहर निकलकर पढ़ नहीं पाती थी। अब तो सब कुछ करती हैं, जैसे कि कोई भी प्रिपरेशन जो लड़के करते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, और हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। ऐसा सब डर है। तो वही तो बता रहा है। लेकिन मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी।
ठीक है काजल, तुम कुछ बोलोगी? सर मैं बोल तो दूंगी पर इतने अच्छे से मतलब तैयार कोई नहीं बात है। नहीं है, अच्छा कुछ नहीं होता, बोलिए आप, अपने ज्ञान का भंडार पिटारा खोलिए। सर मैं कल पक्का तैयार करके लाऊं कुछ ना कुछ। इसका मतलब तुम नए युग की नारी नहीं हो। अरे सर मैं नई हूँ ना, मैंने कब बोला पहचान। चलो ठीक है सना, बोलिए। 2 किलोमीटर दूर जाके बोलोगे, चलो ठीक है, बोलो फटाफट। बोलो जल्दी जल्दी। सर भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो सर पहले तो हम नए युग की नारी का देखेंगे कि जो जो नए युग की नारी में आता है मतलब क्या आता है। सर जैसे कि पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि जो वेशभूषा है कि नए युग की नारी में वेशभूषा, तो सर ऐसा नहीं है, हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे उसमें। जैसे कि उसके विचार स्वतंत्र है कि नहीं है, जो इनोवेटिव विचार है, एजुकेटेड। जैसे कि सर जो नए युग की नारी है, नारी गांव में, कस्बे में और नगर में और महानगर में जो जीवन चर्या जीती है वो सब अलग अलग तरीके से जीती है। सर हम ऐसे नहीं एक पैमाना बना सकते कि अच्छा ठीक है अगर वो उसके विचार अच्छे हैं तो वो नई युग की नारी हो सकता, जो जिस क्षेत्र में वो रह रही है उसके विचार अच्छे हो लेकिन उस पर कपड़ों की बंदिश हो, समाज ऐसा हो, तो वहाँ पे वो परिपूर्णता भी है और परिपूर्णता के साथ ही किसी न किसी पहलू में मिथक भी है सर। तो जैसे कि सर अगर गांव में ही महिलाओं का जीवन देखें तो एकदम मतलब अलग तरीके से है, वहीं अगर उसके दौरान कस्बे में देखें तो कुछ कुछ स्थिति में महिलाओं को वो दिया जाता है। और उससे आगे चलेंगे, जैसे नगर में चलेंगे तो नगर में भी महिलाओं को कस्बे से थोड़ी सी एडवांटेज में उनको छूट मिल जाती है। और उससे आगे चलेंगे महानगर में, तो सर एक एक करके देखेंगे। जैसे कि गांव में महिलाओं का जीवन मतलब बेसिक घर का चूल्हा झोंका करती हैं, 7वीं 8वीं तक पढ़ती हैं, कुछ वो भी नहीं पढ़ती हैं। तो उनमें विचार, एजुकेशन और ये मतलब उतना वो नहीं उसमें इकोनॉमी में अच्छे से वो नहीं कर पाती है सपोर्ट। तो सर ये नई युग की नारी जो है भारत में, नई युग की नारी परिपूर्णता में एक मिथक है मतलब। वहीं अगर हम महानगर में जाएंगे तो महिलाएं बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है इकोनॉमी को, तो वहाँ पे परिपूर्णता है कुछ कुछ महिलाओं को, लेकिन गांव में वहीं एक मिथक है। तो हर एक जगह पे महिलाओं की स्थिति अलग है। वहीं समाज के स्तर पर देखें तो समाज में जो महिलाएं हैं, कुछ समाज तो ऐसे होते हैं कि महिलाओं को अच्छे से पढ़ने देते हैं और रिसर्च करने देते हैं और डेवलपमेंट के में भागीदारी करने देते हैं, लेकिन वहीं कुछ समाज ऐसा होता है कि अगर उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो महिलाओं को बाहर ही नहीं जाने देते हैं। तो भारत में नई युग की नारी परिपूर्णता के साथ साथ एक मिथक भी है कि हम ये नहीं मतलब खुशी मना सकते कि हाँ ठीक है भारत में अब महिलाएं योगदान कर रही हैं और महिलाएं विकास की ओर जा रही है और महिलाओं का आर्थिक इकोनॉमी में योगदान बढ़ रहा है। अगर यहीं कहीं परिपूर्णता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मिथक भी है कि हाँ ठीक है ये हो रहा है, लेकिन वहीं महिलाओं की जो स्थिति है वो कमज़ोर है अभी भी बहुत स्तर पे। गांव के स्तर पे देखो, कस्बों के स्तर पे देखो तो वहाँ पे कमज़ोर है। तो वो यही भारत में नई युग की नारी परिपूर्णता एक मिथक है और परिपूर्णता भी है सर। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में जैसे महिलाएं सेना में नहीं जाती थी पहले, अभी सेना में जा रही हैं, तो वहाँ पे परिपूर्णता भी आ रही है, लेकिन अभी भी उतने अच्छे स्तर पे नहीं जा रही है सर। तो ये एक मिथक भी है। वहीं सर अगर हम एजुकेशन में भी देखें तो एजुकेशन में क्या होता है सर, कुछ स्तर पर ही मतलब 12th क्लास में जो महिलाएं हैं वो टॉप करती हैं सर, लेकिन वो IIT नीट जेई एग्ज़ाम में कहाँ जाती है, वो उनका जो वो है रेशियो कम हो जाता है एजुकेशन फील्ड में। तो वो भी एक परिपूर्णता नहीं बोल सकते हम उसको, वो मिथक ही है परिपूर्णता। क्योंकि हमको दिखता है कि हाँ महिलाएं हाई एजुकेशन में जा रही है, लेकिन वहीं अगर हम 12th के जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो एक मिथक ही माना जाएगा, क्योंकि 12th क्लास में इतनी परसेंटेज में लड़कियां टॉप करती हैं लड़कों से, फिर भी वो हाई एजुकेशन में नहीं जा पाती हैं। अगर हम एजुकेशन, इकोनॉमी और अगर हम कहीं उसमें देखते हैं सर
जैसे कि किसी फील्ड में सर कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो सर, वहाँ रेशियो किसका रहता है? पुरुषों का ज़्यादा रहता है एजुकेशन में भी। या किसी कंपनी में जॉब करती हैं तो वहाँ भी लड़के ज़्यादा जॉब करते हैं। और ऊंचे ऊंचे पदों पे देखोगे तो सर लड़के ज़्यादा होते हैं, मतलब लड़के पुरुष वर्ग ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि जो भारत में नई की नारी परिपूर्णता एक मिथक है, तो उससे हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिखता तो है कि महिलाएं उच्च स्टेटस पे काम कर रही हैं, लेकिन ये भी एक मिथक है, क्योंकि जो पुरुष है उनको ही हाई स्टेटस दिया जाता है कि महिलाएं शादी के बाद अगर बच्चे हो जाएंगे तो फिर ये काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, कि ये छुट्टी चाहिए, अब ये छुट्टी चाहिए, इस वजह से महिलाओं को अच्छे ऊंचे पदों पे काम नहीं दिया जाता है। और श्रम भी गाँव में देखे और कस्बों में भी देखे तो सर वहाँ पे तो श्रम भी कम दिया जाता है महिलाओं को पुरुषों की तुलना में। तो ये भारत में नई की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, यहाँ हम इसको देख सकते हैं सर। रोजगार में नीचे के पद दिए जाते हैं, और जो महिलाओं का घरेलू श्रम होता है, जो घर का कामकाज करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और ना ही उनको कोई श्रम दिया जाता है। और सर सुरक्षा की बात भी करें तो मतलब उनको जो महिलाओं को है कि जैसे ये नई की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, तो सर जैसे कि सिर्फ एक ये कि हमको सुरक्षा दी जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सर कहाँ क्या महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है, क्योंकि आए दिन रेप की केस की, घरेलू हिंसा की, और कहीं ना कहीं मतलब समाज ये एहसास दिला देता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये भी एक मिथक है। तो सर लेकिन ये तो सारा नेगेटिव सेंस में हो गया। अब हम इसके पॉजिटिव सेंस में भी जो काबिल सक्सेसफुल महिलाएं रही हैं उनके एग्जाम्पल दे के लिख देंगे कि भारत में ऐसा भी नहीं है कि मिथक है, कुछ महिलाएं कुछ स्तर पे सक्सेस हुई है और रेशियो काफ़ी बड़ा है और पहले की तुलना में, तो ऐसे लिख सकते हैं सर। ठीक है तरुणा, आप कुछ बोलोगे? बोल रहे हो? बोलिए। सॉरी सर। कोई नहीं सर, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे क्या आपने कभी सोचा है कि हम एक नए युग की नारी की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है, और या मतलब महिला आज अपने सपनों को जी पा रही है क्या, और मतलब यह बस एक खूबसूरत कल्पना ही है। और हम देखें कि जो शहरों में महिलाएं हैं ना, तो ऑफिस जाती हैं, पढ़ाई करती हैं और अपने फैसले भी खुद लेती हैं। और वहीं पर हम देखें गांव में देखें कि गांव में महिलाएं या आजादी महसूस करती हैं। मतलब फिर भारत में आज भी लाखों महिलाएं जो है ना शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए जूझ रही हैं। ऐसे में नए युग की नारी की जो परिपूर्णता है उसको हकीकत कहना सही होगा या सिर्फ एक मिथक है। और इसमें जैसे कि नारी सशक्तिकरण का अर्थ मतलब इसमें देखें कि केवल एक नारी को समान अधिकार देना नहीं, बल्कि उसको सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक से आत्मनिर्भर बनाना होगा। फिर यह कथन मतलब हम भारत में नए युग की नारी के विचार को स्पष्ट करता है। लेकिन यदि हम इस मतलब परिपूर्णता के यथार्थ के आधार पर मतलब इसको हम परखें तो देखें कि नए युग की जो नारी है उसकी मतलब परिपूर्णता अभी भी मिथक बनी हुई है। और इसको सर हम मतलब इसको पुराने लेवल पर सर उसको क्या बोलते हैं मतलब ऐतिहासिक रूप में इसको मतलब प्राचीन में भारतीय समाज में जैसे महिलाओं की स्थिति जो थी वो इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग रही थी। जैसे कि प्राचीन भारत के टाइम मतलब प्राचीन समय में क्या हुआ कि भारत में महिलाएं जो थी वो शिक्षित तो थी मगर सामाजिक रूप से सक्रिय थी और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी प्राचीन में। फिर उदाहरण के तौर पर देखें कि गार्गी और मैत्री, अपाला
और विदुषाई प्राचीन भारत की महिला मतलब सशक्तिकरण की प्रतीक थी उस टाइम पर। फिर लेकिन समय के साथ जब मध्यकालीन भारत आया तो उसमें जो महिलाएं थी उनकी जो स्थिति थी वो गिरती गई। और गिरती गई मतलब किस टाइप से गिरती गई, तो जैसे कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह और सती जैसी कुप्रथाओं ने महिलाओं को कमजोर कर दिया उस टाइम पर। और फिर स्वतंत्रता संग्राम मतलब अब मॉडर्न में आया तो स्वतंत्रता संग्राम में देखे कि नारी सशक्तिकरण के, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं को समाज में अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करने का मौका दिया। फिर जैसे कि सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित हो गई और कमला नेहरू जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद भी जो भारतीय समाज में महिलाओं के लिए वास्तविक समानता हासिल करना एक चुनौती भी बन गया, मतलब बना रहा। और उसके बाद सर हम मतलब नारी को जैसे वर्तमान स्थिति के युग में देखें तो ये जैसे 21वीं सदी है तो इसमें नए युग की नारी का विचार सामने आता है। महिलाओं को जैसे कि शिक्षित करना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना मतलब बनाने का आह्वान करना। तो इसमें भारत में जैसे कई महिलाएं आज जैसे कि विज्ञान है, राजनीतिक कला है, खेल है और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। और इसमें हम उदाहरण दे जैसे कि चंद्रयान मतलब चंद्रयान 3 मिशन में इसरो की महिला वैज्ञानिक का योगदान रहा। उसमें जैसे कि राजनीतिक में निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी का नेतृत्व भी रहा, खेल में और जैसे कि पीवी सिंधु का भी मतलब ये सारी उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है। और लेकिन यह मतलब सफलता जो है ना समाज की हर महिला के लिए समान रूप से लागू होती है, इस प्रश्न का मतलब उत्तर खोजना मतलब आवश्यक नहीं है। फिर इसको जैसे कि सर नए युग की नारी है तो इसका जो मतलब इसको क्या बोलते हैं परिपूर्णता, मतलब जो इसका जो मिथक है वो क्यों है। जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य में जैसे कि असमानता है। तो भारत में जैसे बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति अभी भी मतलब संतोषजनक रही है। और जैसे कि इसको यूनेस्को के अनुसार इसमें मतलब भारत में जैसे महिलाएं जो मतलब भारत में जैसे मतलब बालिकाएं हैं तो इसमें 20% माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने से पढ़ाई छोड़ देती हैं। मतलब गांव में होता है कि 6th तक की स्कूल जाती है। फिर उसके बाद जैसे ग्रामीण इलाकों में यह स्थिति और भी खराब है, जो पिछड़े एरिया हैं। और इसकी वजह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महिलाओं का पोषण और इनका जो स्वच्छता ये सारे मुद्दे मतलब इन सब चीजों का मतलब सामना कर रही हैं। इनको मतलब पोषण और स्वच्छता के मुद्दों का मतलब सामना इनको करना पड़ता है। फिर हम इनको सामाजिक कुरीतियां लैंगिक भेदभाव में लेके देखे तो समाज में महिलाओं के प्रति जो है लैंगिक भेदभाव गहराई तक जड़े जमा चुका है। जैसे कि सर बाल विवाह होता है और दहेज प्रथा, मतलब ये जैसी समस्याएं आज भी महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है ना। और इसको सर उदाहरण में दें जैसे कि 2023 में राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में दहेज के कारण महिलाओं पर मतलब काफी अत्याचार की घटनाएं सामने आई। उनकी समस्या की गंभीरता को मतलब दर्शाती हैं। ये सब उदाहरण दे सकते हैं। और जैसे कि कामकाजी जो घर में मतलब महिलाएं होती हैं उनके प्रति समाज का जो रवैया क्या होता है, वो समाज वो किस तरह से उन महिलाओं को देखता है। तो जो कामकाजी महिलाएं हैं ना तो उनको कई बार सुपर वुमन बनाने का दबाव झेलना पड़ता है। फिर उन्हें घर और कार्यक्षेत्र के बीच में संतुलन भी बनाना पड़ता है। और जबकि पुरुषों के लिए अपेक्षा कम होती है। और जैसे इसको सर उदाहरण दे जैसे अभी वो क्या बोलते हैं कि कोविड-19 आया था ना, तो महामारी के दौरान जो कामकाजी महिलाएं थी तो उन पर कार्यभार और घरेलू कामकाज का दबाव काफी बढ़ गया था। और इसमें सर महिला की सुरक्षा की कमी भी है।
भारत में महिला सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में ही ये सब केस हुआ, तो इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि भी हुई है। और जैसे उदाहरण सबसे आगे दिल्ली तो है ही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य मतलब महिलाओं की प्रति हिंसा के मामलों की खबरें मतलब आम हो चुकी हैं। यहाँ पर ज्यादा ही कुछ देखने को मिलता है। और फिर सर इसमें हम प्रगति के तरफ हम इसको सकारात्मक बदलाव की तरफ अगर इसको लेकर देखें तो इसके बावजूद जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रगति भी हुई है। मतलब सरकार और गैर सरकारी संगठनों के प्रयास में महिला जो सशक्तिकरण है ना उसकी दिशा में मतलब महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं सरकार ने। ऐसा नहीं है। फिर जैसे कि सरकार ने मतलब काफी योजनाएं भी चलाई है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और इस योजना ने मतलब महिला शिक्षा लिंग अनुपात को सुधारने की भूमिका निभाई। और दूसरी योजना सर जैसे उज्ज्वला योजना में इसमें मतलब महिलाओं को जैसे स्वच्छ ईंधन प्रदान करके उनके जीवन को आसान बनाया। और जैसे तीसरी महिला आरक्षण विधेयक जैसे संसद में नहीं पारित हुआ था सर, तो उस पे तो उस विधेयक में मतलब राजनीतिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतलब बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था ना। 2023 में मतलब महिला बिल पारित हुआ था। तो इसको सर अब इसको वैश्विक लेवल पर देखें तो विश्व स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व की मिसाल मतलब पेश करें तो इसमें मतलब न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में जैसे एंजेला मार्केल हो गई, और जर्मनी में मतलब मलाला यूसुफ, और पाकिस्तान जैसी महिलाओं ने सशक्त नेतृत्व का मतलब प्रदर्शन किया है। और इसी तरह मतलब भारत को भी इसी दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और सर इसमें मतलब वर्तमान उदाहरण मतलब देखिए जैसे कि हाल ही में भारत ने मतलब G20 में महिला सशक्तिकरण को मतलब कार्य समूह का गठन किया गया। और फिर यह दर्शाता है कि जो महिला है ना तो वो सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रहा है। मतलब भारत जो है ना तो वो महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रहा है मतलब। लेकिन जब तक हर महिला को समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते तब तक नए युग की जो नारी की परिपूर्णता केवल एक आदर्श बनी रह जाएगी। तो मतलब जो भारतीय समाज है तो इसको मतलब भारतीय समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सुरक्षा में और समानता के क्षेत्र में मतलब ठोस कदम उठाने की मतलब यह मिथक जो है वास्तविकता मतलब बन सकता है। तो मतलब यही वह दिन होगा जब नए युग की नारी वास्तव में अपने सपनों को साकार कर सकेगी। ठीक है, ये बता तरुण तुम कहाँ से मटेरियल तैयार करती हो? तरुणम, ये आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर खान सर के यहाँ से कोचिंग करते हैं और उसमें से नोट से कुछ उठाते हैं, कुछ गूगल से और कुछ मतलब अपनी रूममेट है उनसे और अपनी सिस्टर से। ऐसे ही सर सारा दिन पढ़ते हुए बीत जाता है। शाम को खा भी नहीं पाते, बीमार भी चल रहे हैं सर। और मेरी बहन का सिलेक्शन खाना वाना तो खाइए, ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करते रहोगे तो खाना नहीं खाओगे कैसे काम चलेगा बताइए। सब बहुत मतलब कोचिंग करते फिर आपको पढ़ते फिर खुद से भी पढ़ते फिर सीसेट में तो अब डब्बा गोल है उसमें तो आता नहीं है, बहुत टेंशन है। और सर बहन का भी हो गया है सिलेक्शन भी हाई टीचर में, तो घर वालों को उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं इसलिए हम डबल मेहनत कर रहे हैं सर। तो क्या करें? अच्छी है तो खुशी की बात है ना, तो उनका हो गया तो अच्छी बात है। सर हम जुड़वा थे ना, मेरी छोटी थी वो हो गया, मेरा भी हुआ नहीं। तो तुम्हारा यूपीएससी है, उनका टीचर का है, फर्क होता है भाई टीचर में यूपीएससी में। हाँ वो तो होता है पर मतलब थोड़ा हो जाता है ना, घर में किसी को हो जाता है तो थोड़ा रहता है, फिर सबको उम्मीदें जग जाती है ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, इधर देखो सर आपकी दुआएं हैं जो दिमाग खुला, पर अभी सीसेट का दिमाग नहीं खुला है। सीसेट पढ़ेंगे अभी, रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट होगा तब पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखो पहली बात तो देखो आप लोग सब बोले परंतु मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोगों की बातों में डाइवर्सिटी की कमी है। देखो ये इंडिया है, मैं जैसा भी हूँ पर इंडिया ही है। तो पहली बात देखो, अगर अपन भारत को डिवाइड करते हैं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हेलो, तो क्लास ले रहा था, बोलो।
हाँ वो तभी मैं देखे ये कहाँ से आया है वो शेयरिंग करने का। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक। हाँ देखो इधर, तो पहली बात क्या है, आप लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, तो आपके माइंड में इंडिया का आना चाहिए। अब ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग प्रकार की समस्याएं होगी, ठीक है। ये साउथ की महिलाएं हैं, यहाँ पे एक अलग प्रकार की समस्याएं होगी। एक वेस्ट राजस्थान गुजरात जिसमें आती है उसकी एक अलग समस्याएं होगी। पंजाब हरियाणा जो महिला है उनकी एक अलग समस्याएं होगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इनकी एक अलग समस्याएं होगी। उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड इनकी एक अलग समस्या होगी। इधर छत्तीसगढ़ एमपी उड़ीसा इनकी महिलाओं की अलग समस्या होगी। पहली बात तो तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए, और वो मुझे देखा कि सब लोग बोल रहे हो परंतु तुम लोगों के माइंड में ये आया नहीं है, तो इसके बात है सबाई की बात, आप भारत को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो, पहली बात तो, पहली गलत बात, ठीक। दूसरी बात, महिलाओं को आप किस हिस्से में लोगे, नारी मतलब वुमेन जो है किस हिस्सों में लोगे। महिलाएं, अब एक जो महिलाएं जिनका गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, ठीक है, तो मान लो 0 से 6 माह की जो बच्चियाँ होती है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ नए युग की नारी बनेगी। जब गर्भ में, कल मैंने जो स्टेटस के 1-2 दिन पहले स्टेटस लगाया था, जो मैं बुक पढ़ रहा था, राजस्थान में सोचो ये प्रथा चलती थी, पहले लड़कियाँ हो जाती थी तो क्या करते थे, दूध, अरे एक मूवी भी बनी है इस पर, मैंने देखा है वो मूवी यूट्यूब पे, उसको बैन कर दिया गया ना, तो वो मूवी देख लो तो पगला जाओगे कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है। तो उसमें क्या होता है, मैंने वो मूवी देखी भी है, तो उसमें क्या होता है, जब भी महिला भाई लड़की हो गई, लड़का चाहिए, राजस्थान जो है पैट्रियार्की समाज है, तो क्या होता था, लड़की को जैसे मान लो कि मटका होता था उसमें दूध रख के और ऊपर से ढक दिया जाता था, छोटी बच्ची को ऐसे रख के उसको ख़त्म कर दिया जाता था। अब जब सोचो कि जब ऐसा समाज रहेगा तो कहाँ नए युग की नारी, भूल जाओ, अरे जब उसको जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा, बढ़ने नहीं दिया जा रहा, नए युग की नारी बनेगी कहाँ पे, तो ये मिथक है। वहीं उसको गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड मशीनों से मार दिया जा रहा है, तो नए युग की नारी तो वो तो बाद की बात है ना, जब अपन उसको गर्भ में ही मार दे रहे हैं, ठीक है, जब जन्म ले लेती है तो उसको तब मार दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जब स्थिति आती है, चलो ठीक है, किसी परिवार में अगर वो मान लो चलो ठीक है जन्म ले लिया, ठीक है, क्या फिर उसके बाद में क्या दिक्कत होती है, कुपोषण की शिकार है, कौन ध्यान देता है, भेदभाव होता है, लड़का लड़की में भेदभाव होता है कि लड़के को दूध पिलाया जा रहा है, लड़की को सूखी रोटी खिलाई जा रही है। ये हकीकत है, ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, कोई विदेश की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। सोचो तब ऐसे नई युग की नारी कैसे बनेगी किसी को पोषण खाना नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात, फिर उसके बाद में चलो ठीक है, ये तो चलो लड़कियाँ, इसीलिए बोला जाता है, हमारी तरफ कहावत है राजस्थान में कि लड़कियाँ भगवान के भरोसे बड़ी हो जाती है, मतलब उनका जब परिवार में ध्यान नहीं दिया जाता, पर फिर भी उनकी जैसे देखना, जैसे लड़का बीमार हो जाएगा तो प्राइवेट से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, परंतु वहीं जब लड़की बीमार हो जाएगी, अरे दे दो कुछ कूट उठ के दे दो, चाय वाय को काढ़ा बना के दे दो, बच जाएगी तो बच जाएगी, नहीं मरे तो मर जाने दो। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये सामाजिक सत्य है, ठीक है। उसके बाद में चलो ठीक है, बड़ी भी हो गई, 6 साल के बाद में आती है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन कहाँ भेज दिया जाता है, रोटी राम, मतलब मिड डे मील जो योजना चलती है सरकारी स्कूलों में, जहाँ भेज दिया जाता है। क्या होगा उस एजुकेशन से जिसमें टीचर नहीं आते, स्कूलों का नामो निशान नहीं है उस भारत में। आज भी बहुत जगह, मेरे चाचा लड़का जहाँ टीचर पढ़ाता था, राजस्थान का एक ज़िला है पाली, वहाँ पे स्कूल नहीं थी, वो पेड़ के नीचे पढ़ाता था। सोचो अभी की बात कर रहा हूँ, 2013 में गवर्नमेंट जॉब लगा था। आज के भारत की ये स्थिति है। अब वही है ना कि आप लोग क्या हो कि पढ़े लिख के थोड़ा आगे निकल गए, शहरों में पढ़ रहे हो, तो आपको भारत का पता ही नहीं है भाई। इन महिलाओं के बारे में कौन बताएगा, तो ये महिला कैसे बनेगी भाई नए युग की नारी। चलो ठीक है, कोई नहीं, वो वहाँ से भी पढ़ लिया कैसे भी, चलो ठीक है। आगे बता रहा हूँ 8th क्लास तक जब मैं पढ़ता था तो रेशियो ऐसा होता था कि 50% लड़कियाँ है, 50 उल्टा लड़कियाँ ज़्यादा ही होती है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो ये आप ऑब्जर्व कर लेना। गवर्नमेंट स्कूलों में लड़कियाँ ज़्यादा मिलेगी आपको, और प्राइवेट स्कूलों में लड़के ज़्यादा मिलेंगे। ठीक, वो पढ़ लिया, उनको क्लास में पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि अपन भारत का एजुकेशन सिस्टम ही देखो कितना घटिया होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, उनको जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो क्या ही आगे पढ़ाई करके क्या करेगी, तो फिर वो जब फेल वेल हो जाती है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने देखो अपनी लापरवाही छिपाने के लिए क्या कहता है, आजकल 8वीं बोर्ड हटा ही दिया उन्होंने, या
ले भी रहे हैं तो बोर्ड के नाम पे 100% रिजल्ट के नाम पे फ्री फोकट में पास कर देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उस महिला को एजुकेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। अब ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद में ये महिलाएं क्यों आजकल एजुकेशन क्यों दिया जाए, मैं आखिर बता रहा हूँ, एक सामाजिक तथ्य है, ये फैक्ट है, सोशल फैक्ट है कि महिलाओं को एजुकेशन दिलाया इसीलिए जाता है ताकि शादी हो जाए इसका। अरे ठीक है यार, थोड़ा बहुत पढ़ लो, शादी हो जाएगी, रिश्ते आने में दिक्कत रहेगी, नहीं तो शादी होना मुश्किल हो जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसा समाज रहेगा तो नए युग की नारी कहाँ बनेगी। नए युग की नारी आप सब लोगों ने बोला कि पढ़ी लिखी होगी, जॉब कर रही होगी, अपना साइंस में परचम फहरा रही होगी, खेल में अपना परचम फहरा रही होगी, पर कहाँ फहराएगी जब उसको एजुकेशन भी नहीं दिया जाए, गाँव में तो बाहर भेजा भी नहीं जाता। तो उसके बाद में जब यहाँ पे आती है महिला, फिर उसके बाद में शादी हो जाती है। मान लो 16 साल से लगभग बाल विवाह खूब होते ही हैं, 16 से मान लो कि अब इसके बाद में जो महिला है, अब इसमें क्या होता है कि कम उम्र में विवाह हो जाएगा, बाल विवाह हो जाएगा, फिर दहेज प्रथा के कारण जो है लोगों की महिलाओं की मृत्यु करा दी, मतलब उनको मार दिया जाता है, दहेज प्रथा हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस होता है महिलाओं के साथ। तो कैसे होगा आप खुद सोचिए। उसके बाद में अगर कोई मान लो कि महिलाएं कैसे पढ़ गुड़ के बुढ़ापे तक जाती है, तो बुढ़ापे में उनका कोई सहारा नहीं है। पेंशन के नाम पे जब तक पेंशन मिलती है तब घर वाले मैं खुद अखिर बता रहा हूँ कि पेंशन जैसे होती है भाई, पहले से अगर आप पेंशन लेने जाना है तो मुझे अगर 200 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये मुझे दोगे तब मैं लेके जाऊँगा। नहीं सर, अब ये कर दिया, अकाउंट में आती है। अरे आज भी ऐसा कोई हर जगह नहीं है, अकाउंट में आते हैं पहली बात। अकाउंट में तो जब पैसे निकल, फिर भी महीने बहुत लेट करके आती है। हाँ वही तो। अब सोचो कि ये जो वृद्ध महिलाएं हैं उनका भी, अब तो सोचो कि कैसे एक नए युग की नारी बनेगी। इतने सारे सामाजिक विडंबनाएं, फिर उसमें जब बात आती है हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग हो जाती है, राजस्थान में हर जगह होती है, वेस्ट यूपी में देख लो ऑनर किलिंग हो जाती है कि अगर वो किसी से प्रेम पूर्वक विवाह करना चाह रही है ऑनर किलिंग हो जाती है। ये खाप पंचायत वाले तो हर साल कुछ लड़कियों को मार ही देते हैं जो कि हाई लेवल न्यूज में रहती है। हाँ, खाप पंचायत जैसा सिस्टम हो गया। जातिवाद धर्म के नाम पे महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता है। आज भी आप राजस्थान में जाओ, वहाँ पे महिलाओं को, मतलब मैं आखिर बताऊँ राजपूत समाज की बात बता रहा हूँ, राजस्थान में ऐसा होता है कि अगर उनका पति मर जाता है तो भाई उसको ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए बोला जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज के ज़माने में ये हालात है। उसको किसी वो शादी फंक्शन में नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, घी लगा के रोटी नहीं खाएगी, दूसरे कपड़े नहीं पहन सकती, वो सफ़ेद वस्त्र कपड़े पहन के रहेगी। सोचो ये आज के ज़माने की बात है। अब सोचो जिस समाज में ऐसी प्रथाएं हैं, रूढ़िवादिता है, महिलाओं के साथ इस तरीके, फिर उसी में सब नए युग की नारी, जो कुछ नारियाँ जो घर से बाहर निकले उनके साथ बलात्कार हो रहे, जैसे आरजे मेडिकल कॉलेज में हुआ, निर्भया कांड हुआ, ठीक है। महिलाओं को जो है कलंकित करार दे जाता है। दूसरी बात, जो वही महिलाएं जो मतलब कि जिनका पति मर जाता है, ठीक है, डाइवर्स ले लेती है, उनकी नई शादी नहीं होती है, पर वही लड़का दूसरी शादी कर लेता है। तो जब समाज में इतनी विडंबनाएं हैं तो कैसे एक मिथक, बस समझ बात है, नई युग की नारी एक परिपूर्णता एक मिथक है। तो अब बात आती है, एक तो ये बात हो गई भाई नारी को अपन किस किस क्लास में लेना। अब दूसरी बात आती है नारी को आप कहाँ पे ले रहे हो, नारी कौन सी। जैसे सना ने बताया नगरीय नारी वाली हो गई, शहरों में नारी हो गई, गाँव में हो गई, ठीक है, कस्बों में जो नारी हो गई, इनकी सामाजिक परिस्थितियाँ सब अलग अलग होती है, ठीक है। वहीं जो और रूरल एरिया में, अंदर जो रूरल एरिया है वहाँ जाके देखो। अब उसके अलावा वो नारी देखो जो ट्रांसजेंडर है, सोचो LGBT समुदाय में है, उन नारियों के साथ तो क्या ही होता होगा। उसके बाद में आप वो देखोगे जो दिव्यांग जो महिलाएं हैं, सोचो जब नॉर्मल महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है तो इन लोगों का क्या हाल होगा, समाज इनको जीने देगा। जब इतनी सारी सामाजिक विडंबनाएं हैं तो कहाँ एक नारी, एक नए युग की नारी परिपूर्णता एक मिथक है, सब एक सी बात मिथक है। तो मेरा मानना है कि आपको इस ऐसे में पहली बात तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। हम ऐसे की शुरुआत ऐसे करेंगे ना, जैसे कि सर नए युग की, भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। पहले हम उसकी परिपूर्णता बताएंगे, एक लेडी का एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल निगेटिव वाले बताएंगे कि ये एक मिथक है ना, ऐसे ही तो लिखेंगे सर इसको। अब बात आती है, ये तो अब चलो मैंने बताया कि भाई कैसे मिथक है क्या है, अब कैसे इस मिथक को तोड़ना है। बात है कि आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हो, अब प्रॉब्लम क्रिएट करके छोड़ के ऐसे नहीं लिखना है। अब आप में आखिरी में आप सॉल्यूशन भी दोगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन ऐसे नहीं होने चाहिए। आप ठीक है अपनी लेवल पे बता देते हो ये सरकार ये करिए वो करिए, व्यवहारिक तौर पर कितनी महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा, आपके पास कुछ डाटा है, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसीलिए बोलते रहे इकोनॉमी सर्वे का डाटा डालना चाहिए,
ठीक है, कोई मिनिस्ट्री का डाटा डालो, वेरीफाइड डाटा। अब देखो नए युग की नारी परिपूर्णता एक मिथक है, परंतु इस मिथक को कैसे तोड़ेंगे अपन? सबसे पहला स्तर कौन सा है अपने पास? शिक्षा, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा के लिए अपने RTI अधिकार बनाया, राइट टू एजुकेशन अधिकार बनाया 2009 से। इससे क्या हुआ फ़ायदा कि अभी जो है लगभग एटलीस्ट प्राइमरी, मिडिल प्राइमरी क्लास तक सबको पढ़ने का मौका मिल जाता है, क्योंकि 8th क्लास तक क्या क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशन फ्री में मिल जाती है। तो अभी फिर उसमें आप नया उसमें हम डालोगे कि नहीं, महिलाओं को चाहे एटलीस्ट, सबको अपन फ्री में नहीं दे सकते, एटलीस्ट महिलाओं की एजुकेशन है ना ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री होनी चाहिए। ये बात हकीकत है। देखो जो भी, जैसे मान लो कोई दलदल है, कोई दलदल में एक व्यक्ति यहीं पे खड़ा, तो वो ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, वो निकल जाएगा बाहर। एक व्यक्ति जो समाज की इतनी सामाजिक प्रथाएं को प्रथाएं उसमें घिरा पड़ा है, तो उसको अलग एफर्ट चाहिए ही भाई, उसको अलग एफर्ट करना पड़ेगा सरकार को। तो इसके लिए मेरा जो एक सजेशन है, बहुत सारी कमेटी ने दिया भी होगा, ग्रेजुएशन लेवल तक महिलाओं की शिक्षा फ्री में होनी चाहिए, पहली बात। इससे क्या होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होंगे। जब महिलाओं की एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक फ्री रहेगी, तो ग्रेजुएशन ये मान के चलो 18 से 20 साल तक की एज में होता है, पहली बात। तो इससे क्या होगा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जब ग्रेजुएशन, देखो 8वीं क्लास तक की एजुकेशन से क्या ही सीख पाओगे, आप इतने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रह पाओगे। पर अगर तुम मान लो ग्रेजुएशन तक सीखते हो, तो आपके पास एक तो नॉलेज, जो राइट टू एजुकेशन, अपने फंडामेंटल राइट सीखोगे अच्छी तरीके से, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। अब वो ये मान के चलते हैं अभी एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, ये तो पहली बात तो एजुकेशन ऐसा मिलता ही नहीं है, पर फिर भी अपने एक ऐसा मानते हैं कि अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे महिलाओं को सीखने को बहुत अवसर मिलेगा, उसकी स्किल बढ़ेगी। ग्रेजुएशन हो जाता है, बहुत सारी जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, IAS का फॉर्म भर सकती है। अगर वो मान लो कि मेडिकल का जैसे कोर्स कर सकती है, BSc कर लेगी तो टीचर वीचर का एग्जाम दे सकती है, ठीक है, साइंस के फील्ड में जा सकती है, STEM जो कोर्स होता है उसमें जा सकती है वो। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत बड़े लेवल पे करेगा ये। दूसरी बात, एक आइकॉनिक इमेज बनेगी कि जिस समाज में मान लो कि महिलाएं पढ़ लिख के यहीं से, जैसे मान लो कि टीना डाबी हो गई है, मैं खुद बता रहा हूँ, टीना डाबी के कारण बहुत सारी महिलाओं को इंस्पिरेशन मिला है, ये हकीकत बात है। इसीलिए UPSC में ये चीज़ याद रखना, देख लेना अब की बार टॉपर लड़की आएगी, ये अभी मैं बता रहा हूँ। आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 1 साल लड़का 1 साल लड़की, ऐसे मतलब 10 सालों में 5 लड़कियाँ टॉपर रही है, 5 लड़के टॉपर हैं, और अब क्या देख लें, लड़की टॉप करेगी। क्योंकि UPSC का भी ना माइंड सेट रहता है, तुम लोग क्या लगता है टॉपर ऐसे चले निकाल दिया जाता है, उनके भी माइंड में रहता है कि भाई क्या प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। अब वो ऐसा भी नहीं, हर साल आप देख लेना, जितने भी जैसे UP PCS का एग्ज़ाम हो या इधर जो जितने भी रिजल्ट आते हैं ना, उसमें रहता है कि लड़कियों को टॉपर बनाया जाए, एक रहता है, एक चाहे संवेदना थोड़ा बहुत ही जुड़ी रहे, उसका कारण ये रहता है कि इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब एक लड़का टॉप कर रहा है ना, कोई मोटिवेशन नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, पर एक लड़की टॉप करती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो 10th 12th बोर्ड में हो, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम में हो, IIT के एग्ज़ाम में हो, UPSC जैसे एग्ज़ाम में हो, कहीं से अगर कोई नेता महिला बन रही है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो ऐसे आइकॉनिक इमेज को अपने को बढ़ावा देना पड़ेगा। अब ये तो हो गया, एजुकेशन ही सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित कर दिया है। अभी जैसे वुमेन रिजर्वेशन जो बिल पारित हुआ, उसका प्रभाव अभी नहीं दिखेगा, परंतु देख लेना आज से, जैसे मान के चलो अभी कितने 2024 चल रहा ना, 2050 में जाके देखना महिलाएं खुद अपने दम पे वोट जीत के आएगी, ये देख लेना। इसका बदलाव अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब पंचायती राज दिया गया था ना, अब देखो कितने साल हो गए, लगभग आज ये मान के चलो लगभग 30 साल हो गए। 30 साल में आज भी मतलब मोस्टली पति सरपंच, ये सब सरपंच पति वाले ऐसा आता है मोस्टली मान के चलो, परंतु आप ऐसा नहीं है, 10 से 20% केस ऐसे भी हैं जहां महिलाएं अपने बलबूते आ रही है, पंचायती राज में सरपंच बन रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अगर कुरुक्षेत्र पढ़ोगे, कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे महिलाएं अपने को, बहुत सारी महिलाएं जो बीटेक करके सोचो सरपंच में आई, सरपंच का चुनाव लड़ा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यही जो चुनाव है, कल आगे आपको भविष्य में MLA MP वही महिलाएं दिखेगी जो यहाँ से ग्रास रूट से दिखेगी ऊपर उठते हुए। तो नए युग की नारी तो भाई ये भी तो होगी ना, कि भाई जो अपने बलबूते कल संसद में जाके बैठेगी, कल संसद में जाके वो कानून बनाएगी, ये भी तो नए युग की नारी है। कल वही जो है नारी होगी, वो जल ट्रेन चला रही होगी, बुलेट ट्रेन को चला रही होगी, एरोप्लेन को उड़ा रही होगी, सेना में पार्टिसिपेट कर रही होगी,
ठीक है, हर तरीके से अपन देखेंगे ना, लेखन की शैली में आगे होगी वही महिला, क्रिकेट में आगे होगी, खेलों में हर स्पर्धा में आगे होगी, और है ही वो तो इस तरीके से आपको हर सेक्टर का उठा के देखना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छे ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, थर्ड टॉपिक के बारे में बताइए नगीना। भाग गए सब लोग? सर हाँ बोल। सर आप मुझे मत पकड़िए, ज्ञानी लोगों से पूछ लीजिए। अरे काहे कुछ ईगो, बचेगा तो मैं बता दूंगी। काहे ईगो पे ले रही है यूपीएससी तो? एस्पिरेंट की ये क्वालिटी नहीं होती नगीना। नहीं सर, नहीं सर, मैं ईगो पे नहीं ले रही हूँ। आप सबसे पहले सबसे पूछ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी अगर कुछ बचेगा तो। ये तो बहुत गलत बात है नगीना, आप बच्चे की तरह बात कर रहे। राजस्थान से बाहर निकलिए। चलो ठीक है, बोलो मैक तुम बोलिए। सर मैंने इस पे तैयार नहीं किया। मैं बोलता हूँ सर। हाँ बोलो अमित। बोलो। बोल रहा हूँ सर। पन्ना गायब हो गया क्या अमित? हाँ सर, वो देख रहा हूँ मैंने कौन सा वाला चीज है। अच्छा, एक सेकंड। ये है ना सर, हम मानवीय नियमों का तो साहस को सम्मान कर सकते हैं, परंतु प्रकृति नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। इंट्रो है थोड़ा इस पे। नियम किसी भी व्यवस्था को नियंत्रित करने और उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। मानव समाज ने अपनी सुविधा, सुरक्षा और प्रगति के लिए मानवीय नियमों का निर्माण किया है। दूसरी ओर प्राकृतिक नियम सृष्टि के विकास और अस्तित्व का आधार है। जहां मानवीय नियमों को बदलना या उनका सम्मान करना संभव है, वहीं प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध करना असंभव है। इन निबंध में हम इन दोनों नियमों के महत्व एवं उनके प्रभाव और उनके प्रति मानव व्यवहार पर विचार करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। मानवीय नियम और उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। मानवीय नियम वे हैं जो समाज में अपने हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है। मानवीय नियम कानून, संविधान, परंपराओं और नैतिक मूल्यों के रूप में प्रकट होता है। मानवीय नियम समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में सदियों पहले जाति व्यवस्था एक कठोर सामाजिक नियम थी, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस नियम को अप्रासंगिक बना दिया है। इसी प्रकार कई बार इन नियमों का विरोध और उल्लंघन भी किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का सामना किया है। मानवीय नियमों को तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है या उनका सामना किया जा सकता है, क्योंकि वे मानव निर्मित है और उनके पीछे तर्क और उद्देश्य का स्थान है। अब ये प्राकृतिक नियम और उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। प्राकृतिक नियम सृष्टि के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये जो प्राकृतिक के नियम है ना सर, वो सृष्टि के मूलभूत सिद्धांत है। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति एक नया सिद्धांत बना सकता है। ये नियम भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऊष्मा का प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, जल चक्र का नियम और पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता। ये नियम ब्रह्मांड की संरचना और संतुलन का आधार है। प्राकृतिक नियम ना तो बदले जा सकते हैं और ना ही उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। उनका प्रतिरोध करने का प्रयास केवल विनाश और हानि का कारण बनता है। उदाहरण के लिए यदि हम प्रकृति के जल चक्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो इसका परिणाम बाढ़, सूखा, जल संकट के रूप सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी उत्तरकाशी का जो उत्तराखंड में उत्तरकाशी का जो इलाका है सर, वो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से उसके पहाड़ टूट रहे हैं। उनमें बसे लोगों के दबाव के कारण वो वहां की जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डैमेज हो चुकी है। मानवीय नियमों का सार्थपूर्ण सामना। मानवीय नियम का सामना करने के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण हैं। जब ये नियम अन्यायपूर्ण या अनुचित होते हैं तो लोगों ने इनके विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया है। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम,
वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश कानूनों का साहसपूर्ण सामना किया। उन्होंने दिखाया कि अन्यायपूर्ण नियमों का सामना करना न केवल संभव है बल्कि आवश्यक भी है। और सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर जैसे समाज सुधारक ने सामाजिक कुरीतियों और अन्यायपूर्ण मानवीय नियमों के खिलाफ संघर्ष किया। सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसे नियमों को समाप्त करना ऐसे ही साहसिक प्रयासों का परिणाम है। आधुनिक संघर्ष में देखें, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करना व लैंगिक समानता के लिए आंदोलन करना आधुनिक समाज में मानवीय नियमों के साहसपूर्ण सामना करने का उदाहरण है। प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध और उसके परिणाम। अगर प्राकृतिक नियमों का हम प्रतिरोध करें तो फिर उसके परिणाम क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। पहला परिणाम होगा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, जैव विविधता की हानि, स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो ये देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन में क्या हो सकता है। प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध करना मानव के लिए हानिकारक साबित हुआ है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के प्रयास के परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय संकट और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन को जन्म देना, CO2 का अत्यधिक उत्सर्जन, इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम की अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। और प्राकृतिक आपदाएं, मानव गतिविधियों के कारण भूस्खलन, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं अधिक घातक हो गई हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में बाढ़ और केरल में जल प्रलय मानवीय हस्तक्षेप और प्रकृति नियमों के उल्लंघन के कारण है। जैव विविधता में हानि, अनियंत्रित शिकार, जंगलों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण ने पृथ्वी की जैव विविधता को गंभीर खतरा पहुंचाया। इसका प्रभाव खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन पर पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन, पर्यावरण प्रदूषण ने नई बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया, जैसे कोविड-19 जैसी महामारी मानव और प्रकृति के असंतुलित संबंधों को परिणाम मानी जाती है। मानव और प्रकृति के बीच संबंध, मनुष्य और प्रकृति का संबंध सहजीवी है। मनुष्य का और प्रकृति का संबंध सहजीवी है। जहां मानवीय नियमों का उद्देश्य मानव समाज को सुचारू रूप से चलना है, वहीं प्राकृतिक नियम जीवन के अस्तित्व और विकास का आधार है। मनुष्य को यह समझना होगा कि प्रकृति का विरोध करना आत्मघाती हो सकता है। अब प्राकृतिक नियमों का सामना क्यों आवश्यक है, जैसे कि संतुलन बनाए रखना, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में ध्यान केंद्रित करना, मानव अस्तित्व का आधार, भविष्य की सुरक्षा के लिए। तो देख लेते हैं कि संतुलन बनाए रखने में क्या क्या हो सकती है। प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बनाया जा सकता है। सतत विकास में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण ही सतत विकास की गारंटी देता है। मानव अस्तित्व का आधार, वायु, जल और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है। इनके संरक्षण के बिना जीवन असंभव है। भविष्य की सुरक्षा, अगली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित और सुरक्षित रहने योग्य बनाने के लिए हमें प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना होगा। अब इसका निष्कर्ष है थोड़ा कि जैसे मानवीय नियमों का सामना करना साहस, तर्क और सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जब ये नियम अन्यायपूर्ण होते हैं तो उन्हें चुनौती देकर बदला जा सकता है। दूसरी ओर प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध न केवल असंभव है बल्कि आत्मघाती भी है। इसलिए यह मानवता का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक नियमों का सामना करे और उनके अनुरूप अपना जीवन जिए। मनुष्य को यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संघर्ष करने के बजाय उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही उसकी वास्तविक प्रगति और अस्तित्व का मार्ग है। हो गया सर? ठीक है, बहुत अच्छा किया। और कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ठीक है, बताइए सना। सर, जिसे हम मानवीय नियमों का तो साहस पूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का सामना प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो सर हम देखेंगे पहले मानवीय नियम। सर मानवीय नियम में जो होता है, जो इंसानों के लिए बनाए गए होते हैं, इंसानों द्वारा मानवीय नियम। तो सर जैसे मानवीय नियम में आ जाएगी वर्ण व्यवस्था जो होती है सर, जो पहले वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ये मानवीय नियम है। तो सर हम इनका साहस पूर्वक सामना कर सकते हैं। हम चाहे तो इस वर्ण व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं ना। तो ऐसे ही सर जो विवाह है सर, वो भी एक मानवीय नियम है। जैसे कि सर तलाक है, और ये जो एडॉप्टेशन है, जो
जनरेशन का, जैसे कि किसी को अडॉप्ट करना, ये भी मानवीय नियम में है सर। जैसे कि राज्य है, स्टेट है कोई, और स्टेट में जो रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ये सब क्या है, ये मानवीय नियम है। और सर जैसे कि मानवीय नियम में आ जाएगा संविधान, कानून और निर्णय लेना, मतलब जो मानव के लिए, मानव द्वारा लिए गए निर्णय, ये सब मानवीय नियमों में आएंगे। और सर एक मानवीय नियम में आएगा लैंगिक विभाजन, भेदभाव, तो ये आ जाएगा सर, ये भी मानवीय नियम है। और रंग भेद में जो ये रहता है, जैसे कि सर ये अफ्रीका में तो श्वेत वाला है, और सर जैसे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो सर ये क्या है, ये कालापन क्या है, रंग भेद ही है, क्योंकि वरना ज़रूरी नहीं जो काला हो वो नेचर का बुरा हो या उसके वो हो। तो सर ये क्या मानवीय नियम है सर, इनका हम साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का सामना या प्रतिरोध नहीं कर सकते। सर जैसे कि प्राकृतिक नियम में आ जाएंगे सर, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऋतु है जो सीजनल होती, सर भूकंप है और सुनामी है ना। और सर जैसे कि ये आ जाती हैं, आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है। और सर जैविक वाले जो वो है सर, अब क्या ये तकनीक इतनी आगे पहुंच गई है सर, अगर हम किसी को वो भी करना चाहे ना, सभ्यता को या किसी को ख़त्म करना चाहे, तो सर जैविक हथियार ही बहुत है। तो सर वो भी ये इसमें आ जाएंगे, क्योंकि बाद में वो प्राकृतिक का ही वो करते हैं सर, प्रकृति में ऐसे बिखर जाते हैं जिससे वो प्रकृति नियमों में आ जाएंगे सर। तो जलवायु, क्लाइमेट चेंज, ये भी सर उसमें ही आ जाएगा। तो सर अब हम जैसे कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का सामना प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो सर इसमें यही आ जाएगा जो मैंने बताया, इसको एक्सप्लेन करके लिख देंगे सर। इसमें ये हुआ है जैसे कि जो हमने कुछ ख़त्म किया है, जैसे कि मानवीय नियमों को इन्होंने ख़त्म किया है सर, जैसे भेदभाव, लिंग भेदभाव किया है सर, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हुई है। मतलब जैसे इसका थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे इस ऐसे को कि मानवीय नियमों का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, मतलब जड़ से खत्म नहीं हुआ सर। जैसे कि लिंग भेदभाव अभी भी बना हुआ है, और जैसे कि जातिवादी सर ये भी बना हुआ है, और जो वंचित वर्ग है वो भी, मतलब गरीब ही है। तो ये अभी जड़ से खत्म नहीं हुआ है, कुछ का हुआ है कुछ का नहीं सर। ठीक है, तरुणम बताइए। तरुणम सर बाहर जा रही रुको। ठीक है, ठीक है। हम मानवीय नियमों का साहसपूर्व सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बता। सर जैसे ये कथन है ना, तो ये हमें याद मतलब ये कथन जो है ना हमको यह याद दिलाता है कि मानव सभ्यता जो है वो कितनी भी प्रगतिशील क्यों न हो जाए, तो प्रकृति के जो नियम है ना, तो उसके आगे जो हमारी सीमाएं स्पष्ट तो हैं, पर इतिहास इस बात का गवाह है कि जो मानव है तो वो समाज और तकनीकी के माध्यम से चुनौतियों पर मतलब विजय तो प्राप्त कर लेता है, और लेकिन जब बात प्राकृतिक शक्तियों की आती है तो मतलब वह असहाय महसूस करता है। और जैसे कि जो प्राकृतिक और मानवीय मतलब इन दोनों में तुलना करके देखें तो मानवीय जो नियम है तो हमारी आवश्यकता और समाज इनके नियंत्रण को बनाए रखता है, और इसके जो नियम और परिस्थिति और स्थान के अनुसार बदलते हैं।
जैसे कि मानव की मतलब मानव और परिस्थिति के दोनों के जो नियम है ना, तो मतलब स्थान के अनुसार बदलते हैं। ये शादी चल रही है आपकी तरफ? क्या नगाड़े कैसे बज रहे हैं? चलो और कोई बोलेगा जब तक? नहीं तो आप साइड में आ जाओ, तरुणम साइड में आके जहाँ थोड़ा आवाज़, नहीं तो ऐसा करो कि रुमाल अगर आपके पास हो तो वो रुमाल लगा लो, उससे कम आवाज़ आती है। चलो नगीना जब तक आप बताओ, तरुणम तुम साइड में जाओ। चलो नगीना तुम बताओ। नगीना सर मेरा लगभग मैंने बोलती हूँ। हाँ बोलो बोलो। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। मानवीय नियम और प्राकृतिक नियम दोनों ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। मानवीय नियम समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं और इन्हें बदलाया या तोड़ा जा सकता है। इसके विपरीत प्राकृतिक नियम शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सार्वभौमिक होते हैं। इन्हें चुनौती देना या तोड़ना संभव नहीं है। प्राकृतिक नियमों का पालन ना करने पर इसका दुष्प्रभाव सीधे मानव अस्तित्व पर पड़ता है। ठीक है। मानवीय नियम क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानवीय सभ्यता द्वारा बनाए गए कानून, सामाजिक मानदंड और व्यवस्थाएं हैं। प्राकृतिक नियम क्या है? जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं और जीवों के अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है। अब है, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों के बारे में ऐसा नहीं है। प्राकृतिक मानवीय नियम समय और परिस्थितियों के अनुसार बदले जा सकते हैं। इनमें असहमति या प्रतिरोध का अधिकार हर व्यक्ति और समाज को होता है। जबकि प्राकृतिक नियम अनिवार्य, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इन्हें ना तो बदला जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। प्राकृतिक नियम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो ब्रह्मांड की संरचना कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यदि हम इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। जैसे जो वर्तमान का सर्वाधिक मुद्दा क्षरण, वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण, ये हमें नुकसान ही पहुंचा रहा है। इसके अलावा वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, जैसे अमेज़न वर्षा वनों की कटाई। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ोतरी मिल रही है। उससे क्या, उदाहरण के तौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ का पिघलना। प्राकृतिक आपदाएं भी मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता की आवृत्ति बढ़ रही है। उत्तराखंड की बाढ़ एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है। जब मानव प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। जैसे उद्योगों और शहरीकरण ने वायु और जल प्रदूषण को बढ़ाया। इसके कारण मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग वाला हो ही गया। ठीक है। इससे प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध असंभव है, लेकिन इसके प्रति सह अस्तित्व संभव है। अब इसके प्रति सह अस्तित्व का भाव रखेंगे तो संभव है इसका। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग। इसके अलावा वनों और का संरक्षण करते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग भी होता है, जैसे पेरिस समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल तरीके की समझौते किए जाते हैं। इसके अलावा और कुछ? मानवीय नियमों का आज के युग में मानवीय विकास और प्राकृतिक संतुलन के बीच संघर्ष बढ़ रहा है।
इसका एकीकरण और शहरीकरण से संसाधनों का दबाव है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी उत्पन्न हो रहे हैं। समाधान के लिए मैंने बताया 6 स्थितियों संभव है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाया जाना चाहिए, जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए पर्यावरण के प्रति, प्राकृतिक नियमों के प्रति, सामूहिक प्रयास होने चाहिए। बस इतना ही। ठीक है तरुणम, आप कुछ बोलोगे आप अगर वहाँ पे? सर वैसे तो जो बैंड बाजा बज रहा था ना, हाँ हेलो, हाँ बोलो बोलो। सर बीपीएससी का रिजल्ट आया, सर बीपीएससी का रिजल्ट आया ना, तो मतलब लाइब्रेरी में एक लड़के का हो गया ना, तो इसीलिए बैंड बाजा निकला। अभी रिजल्ट आया ना, उसकी 20 रैंक आई। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है कोई नहीं, और आवाज़ आएगा कोई डिस्टर्बेंस हो, चलो कोई नहीं, आप म्यूट कर मैं बता देता हूँ। ठीक है कोई नहीं, म्यूट कर दो। अब देखो इसमें ऐसे में हम मानवीय नियमों का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, तो आप कुछ एग्जांपल दोगे हाँ कि साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे भी रहेंगे जिनका साहसपूर्वक सामना नहीं कर सकते, जैसे जातिवाद। आप अपनी जाति चेंज नहीं कर सकते, जाति जन्म के साथ ही मिलती है। जाति हो गया, धर्म हो गया। धर्म चेंज कर सकते हैं तो फिर जाति भी चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब ये है कि थोड़ा मुश्किल लेकिन हाँ है। सर ये है कि जड़ से खत्म नहीं हुआ है ये चीज़, जातिवाद, ये सारी चीज़ें। ठीक है, परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंट की बात हो रही है, तो ये पहले आप एग्जांपल दोगे कि हाँ नहीं कर सकते, पर कुछ एग्जांपल बोलोगे। जैसे प्राकृतिक नियम था, ठीक है, कुछ नियमों को अगर अपन, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि सुनामी आती थी, ठीक है, सुनामी आने से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता था, परंतु आज डिजास्टर मैनेजमेंट अपन सीख गए हैं। जापान में देखो कि चक्रवात अफरात आते थे, कितने लोग मरते थे पहले, कितना नुकसान होता था, परंतु उन्होंने सीख लिया उसके अकॉर्डिंग। और सर हेल्थ सेक्टर में भी ले सकते हैं। हाँ, स्वास्थ्य में जैसे मान लो पहले जो इबोला या मान लो कि ये डेंगू या महामारी आती थी, कितने लोग मरते थे, परंतु आज देखो अपन टीकाकरण इनके कारण बच जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों में दोनों पक्ष आने चाहिए, तब जाके एक अच्छा ऐसे बनेगा ही। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक। और एक चीज़ देख रहे नोटिस, सोशल मीडिया हर एक साल में रिपीट हो रहा है, हर एक साल में रिपीट, जैसे कि 2024 में आया सोशल मीडिया। नहीं आएगा सर तो फिर हम करते नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर इम्पोर्टेंस है सोशल मीडिया का, ये चीज़ याद रखे। चलो ठीक है, नगीना बोलो, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से संवाद प्रेरण माध्यम है, बताइए। सेल्फिश सर ये नहीं किया मैंने। महक तुमने किया है? महक नहीं सर। नूरी, आप तो बता दे नूरी, सोशल मीडिया तो यूज कर रही है। अब भी नहीं बताओगी? चलो ठीक है सना, बताओ। मुझे ऐसे दिखाओ, मुझे पता है, उसका आइडिया है। बताओ। सर स्वार्थ परायण को सेल्फिश मान लूँ मैं? हाँ वही तो है। हाँ, सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से स्वार्थ परायण माध्यम है सर। सोशल मीडिया सर, जैसे कि हम सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थ परायण बहुत अच्छा टॉपिक है ये सर। सोशल मीडिया में जो सेल्फिश शब्द यूज हुआ है, तो सर जैसे कि सोशल मीडिया में हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को सेल्फिश इस रूप में मान सकते हैं हम, जैसे कि सर अगर हमको किसी को अपनी बात पहुंचानी है, सपोज करो मुझे कुछ काम है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी? सोशल मीडिया के जरिए ही मैं अपना उनको बता पाऊंगी, वैसे तो नहीं बता सकते ना। तो ये सेल्फिश का ही माध्यम है। अगर किसी इंसान को काम पड़ेगा, अगर किसी नेता को जनता तक अपनी बात पहुंचानी है, तो वो सोशल मीडिया के द्वारा ही पहुंचाएगा। कोई पीड़ित व्यक्ति है और उसको कुछ करना है, तो वो भी सोशल मीडिया के दौरान ही पहुंचाएगा। सर इसको हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर देख सकते हैं। सर वैश्विक स्तर पर जो कोरोना के टाइम वर्चुअल मीटिंग हुई, तो वो सोशल मीडिया में एक सेल्फिश माध्यम था, क्योंकि हमारा सेल्फिश था कि हम बीमार ना पड़ जाएंगे लोगों के बीच में जाके, तो सबको सोशल मीडिया के जरिए ही हम अब मैसेज दे रहे थे। नहीं ये सेल्फिश है। सेल्फिश अपना स्वार्थ परायण तो
स्वार्थ परायण तो वो हो गया ना, खुद का प्रचार करना। हाँ नहीं, खुद को अगर सबका ध्यान खुद की ओर आकर्षित करना या नहीं, प्रचार करना। स्वार्थ परायण का मतलब है अपने आप को सेल्फ में रख के, अपने आप को सबसे ऊपर रख के, बाकी किसी की हानि हो, किसी का नुकसान हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सोशल मीडिया में कुछ चीजें गलत होती है, अब जैसे कि मीडिया ही है, मीडिया भ्रमित करता है चीजों को, लेकिन उसको तो अपनी टीआरपी बढ़ानी है, उससे उसको मतलब ही नहीं, कोई दंगे हो कुछ हो तो वो स्वार्थ परायण में आ जाएगा। ऐसे ही सर कुछ मूवी है, उससे क्या होगा, उससे कुछ किसी को गलत मैसेज आए, सही मैसेज जाए, उनको कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ उसमें इंटरटेनमेंट चाहिए, तो वो भी स्वार्थ परायण उसमें आ जाएगा। और सर कोरोना को मैं ऐसे इसलिए बोल रही थी क्योंकि एक नेता का, जो राजनेता होता है उसका वो होता है कि जनता के बीच में बैठ के आराम से वो समाधान करे चीज़ों का, लेकिन उसका जो स्वार्थ परायण था उसका निजी हित था कि मैं पहले जीवित रहूं, अपने स्वास्थ्य का उसने ऊपर रखा ना, तो वो सोशल मीडिया के जरिए उसने फिर मैसेज दिया कि ऐसे करो वैसे करो, तो सर वो भी तो उसमें वो आ गया ना। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, सामाजिक सोशल इकोनॉमी में सर हित ही है ना हमारा, जो हम विदेशों से बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो वो हम जा नहीं सकते थे कोरोना के टाइम पे भी, तो हमने वर्चुअल किया, और वैसे भी काफ़ी की उससे होती है सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी वो जो होते हैं एग्रीमेंट, तो उसमें भी तो निज है ना, मतलब एक राजनेता के लिए जैसे एक माँ के लिए बच्चों का हित होता है, तो सर हाँ, लेकिन वो निजी में नहीं आएगा। सर मुझे तो यही आ रहे हैं एग्जाम्पल। नागिना तुम कुछ बताओगे? सर मैंने ऐसा कुछ विशेष तैयार नहीं किया था, पर इसमें सेल्फिश मीडियम शब्द लिखा है ना, तो सेल्फिश मीडियम से तो मैं यही समझ पा रही हूँ कि प्रचार करना, जैसे इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें जो चलती है ना, वही आएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक आएगा, ट्विटर आ गया, स्नैपचैट आएगा, मतलब जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब उस पर, टिकटॉक आएगा। ये टिकटॉक कारण ही क्वेश्चन पूछा गया। चलो टिकटॉक बहुत बड़ा है। तरुणम तुम कुछ बोलोगी? तरुणम बैंड बाजा खत्म हो, तरुणम कुछ बोलोगी? हाँ सर, थोड़ा सा बोल दूंगी। हाँ बोलो बोलो। बोलो बोलो सर, सोशल मीडिया मतलब आज के समय में सोशल मीडिया मतलब एक ऐसा मंच बन चुका है जहाँ पर मतलब आत्म प्रचार और स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है, और यानी हर माध्यम अपने तरीके से लोग मतलब प्रकट करते हैं, मतलब लोगों को प्रभावित करते हैं। तो सोशल मीडिया जो है दुनिया में भी मतलब दुनिया का भी यही सिद्धांत मतलब लागू होता है कि लोग जो है ना अपनी छवि और विचार और जीवन को मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मतलब लगातार जो है अपनी सक्रियता बनाए रखते हैं, ताकि दूसरों में प्रशंसा और ध्यान प्राप्त कर सके, मतलब दूसरों को अट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि सर वर्तमान में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और प्लेटफॉर्म या मतलब स्वार्थपरक मतलब प्रवृत्ति है और अधिक स्पष्ट हो गई। और उदाहरण जैसे देंगे कि 2024 में टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड वायरल हुआ, तो उसमें जैसे जो यूजर्स है ना, तो अपनी आदतें और जीवन शैली और यात्राओं को दिखाकर मतलब फॉलोअर्स जुटाते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। इससे न केवल उनका मतलब आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि वे जो है अपनी ब्रांड वैल्यू को भी बनाए रखते हैं। सही है। और इससे मतलब इस ट्रेंड ने मतलब यह सिद्ध कर दिया है कि जो लोग है ना वो सोशल मीडिया का मतलब इस्तेमाल सिर्फ जानकारी साझा करने के लिए नहीं करते, बल्कि मतलब व्यक्तिगत पहचान और स्वार्थ को भी बढ़ावा देने के लिए करते हैं, और भी जरूरतों के लिए भी उनका उपयोग करते हैं। और इसमें इस तरह मतलब जो सोशल मीडिया है ना अब सिर्फ एक संवाद का साधन नहीं रह गया, बल्कि मतलब एक मंच बन गया है सर। सभी लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब नीचे तबके के गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं सबके पास फोन रहता है, तो सभी लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहाँ लोग अपनी छवि को चमकाने और अपनी मान्यता पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो सर एक नहीं सर। ठीक है, चलो
देखो, सोशल मीडिया के अंतर्निहित रूप से मतलब इंटरनली इनहेरेंटली रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। अब देखो, पहली बात, सोशल मीडिया में कौन कौन आ जाएगा, इसमें यूट्यूब आ जाएगा। यूट्यूब पे आजकल देखो सब लोग शॉर्ट बना के, ट्विटर आ जाएगा, ठीक है, ट्विटर आ जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम आ जाएगा, स्नैपचैट आ जाएगा, ऐसे मतलब जितने भी है। अब देखो बात ये, चलो ये सोशल मीडिया हो गई। अब इनहेरेंटली रूप से स्वार्थपरायण माध्यम है, यस और नो, सर दोनों पार्ट आएंगे इसके। पहली बात, जैसे कि कोई पीड़ित है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रही है ना बात, तो सर उसका भी तो उसमें स्वार्थ आ रहा है ना। अरे नहीं, जैसे कुछ जैसे मान लो, जैसे अभी मेरे गांव में है ना, अभी एक लड़का था, शराब से मौत हो गई थी, शराब पीता था खूब। तो उसके लिए जैसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप के थ्रू एक प्रोग्राम चलाया गया कि भाई इनको डोनेट करो, आजकल बहुत चल रहे हैं ऐसे। अब ये स्वार्थपरायण माध्यम नहीं है सर, नहीं, वैसे मैं तो मैं वही ये एग्जांपल दे रहा हूँ, समझो, ठीक है। तो ऐसे भी है, बहुत सारी एनजीओ जो है काम करती है इनके थ्रू, ठीक है। सरकार भी अपनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव का एक अच्छा प्रोग्राम। सपोज करो मेरे साथ कुछ गलत हो गया या मेरे साथ अन्याय हो गया और मैं एक अकाउंट बना के अपनी आवाज़ उठा रही हूँ सोशल मीडिया के जरिए, तो उसमें मेरा हित हो गया ना, मेरा निजी हित हो गया ना सर। तो वो चाहे कुछ भी हो, मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन हित तो है ना उसमें। स्वार्थपरायण क्या, सेल्फिश, मेरा स्वार्थ हो गया ना उसमें कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ स्वार्थ है सर, तो मेरे लिए तो स्वार्थ ही है ना, क्योंकि मुझे अपनी पड़ी है, मुझे न्याय मतलब मिलना क्या चाहिए। होता है? अपने बारे में सोचना सर। तो इसका मतलब वो भी नहीं होता, तुम ज़्यादा नेगेटिव ले रही हो उसको, ठीक है, छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको दोनों पार्ट इसमें लिखने पड़ेंगे। एक तो जो हो ही गया कि लोग अपनी व्यक्तिगत जीवन का भी बारे में डाल रहे हैं, कोई फ़ोटो डाल रहा है अपने लाइक्स पाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया था कि जैसे बहुत सारे लोग उस टाइम क्या कर रहे थे ना, टिकटॉक पे इन पे डालने के लिए, जैसे रेल के ऊपर डाल रहे थे, तो बहुत सारे लोग मर भी गए थे। जैसे आजकल होता है ना, फ़ोटो खींचने के चक्करों में, वीडियो बनाने के चक्करों में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये वही है कि भाई लोग अपने स्वार्थ जो होता है उसको पूरा करने के लिए, भाई मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो उससे मेरे को अर्निंग होगी, ठीक है। या कुछ लोग अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो, जैसे बहुत सारे कास्ट को लेके मतलब मुद्दे उठते हैं, अपनी कास्ट को, जैसे करनी सेना हो गई, तो ये भी तो है एक अपना, वो अपने कास्ट को लेके, जो समुदाय को लेके चल रहा है। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट सेक्टर में एग्जांपल डालने पड़ेंगे। तो साथ में एक चीज़ याद रखना, इसका पॉजिटिव यूज़ है वो भी आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि किसी एनजीओ का, गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए भी तो यूज़ करती है ना, ठीक है। पेड़ बचाओ आंदोलन हो गया, जैसे अभी जैसा था मेरा माटी मेरा देश अभियान। अब ये डिजिटल मीडिया भी हो सकता है सर, जो था ना एक डिजिटल मीडिया वाला जो था प्रधानमंत्री वाला, कुछ ऐसा ही याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। हाँ, मुझे मान लो ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ये अभी जो चला था ना, एक पेड़ माँ के नाम हो गया, तो ये तो सेल्फिश नहीं है ना, ये तो सबके फ़ायदे के लिए है। कोई इन्वायरमेंट के कन्वर्जेशन की बात चल रही है, तो वो सबके फ़ायदे की बात है ना। तो ऐसे करके आपको दोनों डालना है, तो फिर आपको बताना है कि हाँ ठीक है, ये अंधनीत तो वो है ही, परंतु इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सारी मेहनत पानी पे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे दोनों पार्ट आएंगे, तो एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। फिर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखो 2017 का है, आप जाके देखना, शायद 2019 में आया है, फिर 2021 में आया था, ऐसे करके रिपीट हो रहा है, हर साल आ रहा है सोशल मीडिया, लगभग हर एक आध साल छोड़ के। तो इम्पोर्टेंट है, इस पर अच्छे से काम कर लो, ठीक है। कल 2016 करेंगे, अच्छे से करके आओ। ये क्या होता है, कोई महक जिसे दो ही करके लाए, ऐसे चलिए काम चलेगा, करके सारे टॉपिकों पे काम करके लाओ। नूरी, तुम ख्याल देखने आती हो क्या? पढ़ के आओ, कल से कराऊंगी। कबीर का दुआ सुना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले हो गई बहुरी, करे बहुरी करेगा कब? तो बहुरी की जगह मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ नूरी करेगी कब? चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ, कल काम करके आना।